बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, मोटिवेशनल लेक्चर, या ये कहिए कि ये मोटिवेशनल लेक्चर के साथ साथ एक काउंसलिंग प्रोग्राम भी है। जो हमारे जामिया के लोग हैं, ये जामिया एलुमनाई हैं और कुछ लोग जामिया में भी हैं अभी भी। तो इन लोगों की मदद से जो है आप लोगों के लिए एक कैरियर काउंसलिंग की तरह, और कुछ उनको जो है जो उनके एक्सपर्टीज़ हैं अपने फील्ड में, ख़ास तौर से लॉ के फील्ड में, तो वो आप लोगों से जो है शेयर किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले जो है किसी एक बच्चे से जो है रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी आ जाए लड़के लड़की में से, और तिलावत शुरू कर दें अपने। कोई भी आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, छोटे से एक तिलावत कर दो, आ जाओ, कुलहुल्ला पढ़ दो, आके आ जाओ। ये मेरे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। जज़ाकल्लाह बच्चे। इसके बाद जो है मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के इस प्रोग्राम के बारे में और जो गेस्ट हैं हमारे, इनके बारे में कुछ बात करेंगे। डॉक्टर जावेद खान साहब, डॉक्टर सीमी मुशीर, मिसेस नबीरा फरमान and Miss Nabiha Khushnu, my colleagues and dear students, good morning, Assalamu alaikum. काफ़ी टाइम से आप लोगों की तरफ से आर्ट्स और कॉमर्स मेरे पास में स्टूडेंट्स आ रहे थे, क्योंकि साइंस के हमने कई सारे काउंसलिंग सेशन कराए हैं। +2 के बाद में साइंस स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या स्कोप होता है करियर के लिए, वो कई सारे हमने काउंसलिंग सेशन कराए आपके। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से ये डिमांड कर रहे थे कि आर्ट्स वालों के लिए कोई इस तरह का काउंसलिंग सेशन नहीं होता। तो हम कोशिश कर रहे थे कि आपके लिए बहुत अच्छे काउंसलर जो आपको सही गाइडेंस दें डिफरेंट फील्ड्स में, करियर में, उनको हम अरेंज करें। और आज हमारे बीच में ये चारों एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं, जिनसे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। चारों लोग बहुत सीनियर हैं और एक जो प्लेटफॉर्म है मुस्लिम एजुकेशन फाउंडेशन, उस प्लेटफॉर्म से ये हिंदुस्तान के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में ख़ास तौर से कैरियर काउंसलिंग सेशन करते हैं। तो आज स्पेशली हमारे +2 के बाद में आपको क्या कर सकते हैं, आप लॉ में जा सकते हैं, सर्विसेज में हम बार बार आपसे बात करते हैं कि कंपटीशन की तरफ आप जाओ, अपने आप को तैयार करो। इसके लिए
या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लॉ की तरफ भी जा सकते हैं वो, या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज है वहाँ जा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारी बातें आज आपके साथ में होंगी। मैं इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं एक आप लोगों को जो हमारे एक्सपर्ट हैं आज के। डॉक्टर जावेद आलम खान साहब जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ एंड एडवोकेसी। जावेद साहब असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं इकोनॉमिक्स में मंगल यातन यूनिवर्सिटी अलीगढ़। ये विजिटिंग फैकल्टी रह चुके हैं इकोनॉमिक्स के हमदर्द यूनिवर्सिटी में। विजिटिंग फेलो रह चुके हैं सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी में। विजिटिंग फेलो हैं IMPRI इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जावेद साहब एक ट्रेंड इकोनॉमिस्ट हैं, PhD किया हुआ है इन्होंने JNU से इकोनॉमिक्स में। He is currently the executive director at the Institute of Policy Studies and Advocacy. He is also associated with IMPRI as a senior visiting fellow and has previously worked with the Institute of Social Sciences Center for Budget and Governance Accountability and also at Hamdard University. His work primarily focuses on development, economies, public policy and finance, fiscal decentralization to local governments, fund utilization in social sector programs, implementation of the sustainable development goals and the responsiveness of budgets to disadvantaged groups such as persons with disabilities, women, children, bonded laborers, minorities, Dalits and Adivasis. With over 20 years of experience in research, teaching and training, he has authored more than 25 research reports, papers, policy briefs and training manuals in his area of interest. He has conducted numerous training sessions on public policy, budget analysis and local government budgeting at premier institutions such as LBS, NAA, Mussoorie, IIPA, New Delhi, ASCI, Hyderabad, KILA, Thrissur and NIPCCD, New Delhi. He has also led training workshops for students at institutions such as ST College, Ernakulam, Hyderabad, Jamia Millia Islamia and JNU, as well as for national and international NGOs, UN agencies and Panchayati Raj institutions. He has also participated in UNISCAP का जो है प्रोग्राम, कंसल्टेशन ऑन फाइनेंसिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। तो इतनी वास्ट एक्सपीरियंस है इनके पास में, आपने देखा भी। तो जावेद साहब का हम अपने स्कूल में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं ज़ोरदार तालियों के साथ में। उसके साथ हमारे बीच में नबीहा खुशनूद मैडम हैं, ये एडवोकेट हैं। She is an advocate enrolled with the Bar Council of Delhi and is currently pursuing her LLM at Jamia Millia Islamia, New Delhi. She has gained diverse practical experience through internships under senior advocate Shoaib Alam, AOR Fawzia Shakil and Honorable Justice Yogesh Khanna at the Delhi High Court. Alongside, she has also interned at the Supreme Court of India and with prominent research organizations where she honed her skills in drafting petitions, preparing briefs and conducting in-depth legal research across criminal, constitutional and civil law matters.
इनका भी हम वेलकम करते हैं एक बार। आज के एक और एक्सपर्ट हैं हमारी मिस नबीरा फरमान। शी इज़ अ लीगल प्रोफेशनल currently serving as law clerk cum research associate to Justice Rajesh Bindal at the Honorable Supreme Court of India, an alumna of Jamia Millia Islamia's Faculty of Law. She graduated with BA LLB honors in 2023. She has gained comprehensive experience across constitutional law, intellectual property, arbitration and general litigation through associations including chambers of Mr. Avik Chimney, Ingorani and Associates and ALG India law offices. Mrs. Farman's career exemplifies how dedication and academic excellence can lead to meaningful contributions to India's legal system. Her journey from Jamia Millia Islamia to the Supreme Court illustrates the remarkable opportunities available in the legal profession, serving as an inspiring example for upcoming students considering law as a rewarding career path. We would like to welcome such a personality in our school. Then we also have Dr. Simi Mushir. She is teaching in the Geography Department of Jamia Millia Islamia. She is academic coordinator and trustee of MEF. Have interest in the social upheaval of society and development of educational status of community. Dr. Mushir is the writer of many research papers and 2 books of geography. Working with MEF since last 5 years, she is working in various academic programs. So we would like to welcome her also in our school. I will not take much time because we have 4 speakers and they will talk to you in depth about your career planning. So I would like to invite first of all Dr. Javed to say a few words about this program and his colleagues. Thank you so much. तो हम लोग आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ इकट्ठा होने के लिए। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हम लोग टाइम यहाँ गुजार रहे हैं, मतलब स्पेंड कर रहे हैं, तो वो मीनिंगफुल हो। और हम लोग कम से कम 20 मिनट तो आप लोगों के लिए रखेंगे कि जिसमें आपका कोई मतलब क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई क्यूरियोसिटी है तो उसको भी आप रखिए। अदरवाइज़ फिर लेक्चर ही करके हम चले जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दरअसल आज यहाँ जमा होने का जो मकसद है वो ये है कि हम सब मतलब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी तालीम लें, है ना। और लगभग गवर्नमेंट का भी फोकस यही है कि सब लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। तो उस नज़रिए से हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं आप लोगों की तरह पढ़ के अपना कैरियर शुरू किया था। लेकिन जो मतलब स्ट्रगल होता है वो हर जनरेशन का अलग अलग स्ट्रगल होता है। आजकल की जनरेशन का स्ट्रगल बहुत अलग है हमारे जनरेशन से। हमारे जनरेशन में ये था कि हमारे फादर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते थे, ज़्यादातर लोगों के यहाँ यही था। उनका पर्पज़ ये होता था कि आप जाइए और अगर मुस्लिम फैमिली है तो एमयू में पढ़ लीजिए, जामिया में पढ़ लीजिए, कुछ एमएससी और कुछ एमए करके आ जाइए, फिर घर पे खेती है वो भी देख लीजिएगा, बिजनेस है वो भी कर लीजिएगा। अगर इधर देखें तो मतलब इंडिया में भी काफ़ी तब्दीली आई हैं, तो हमें उस बैकग्राउंड में बात करना चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ा, तालीम पे फोकस हुआ, हम पूरी तरह से जो एग्रेरियन सिस्टम था उससे मूव आउट कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, फिर हम सीधा सर्विस सेक्टर में चले गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इधर की सोसाइटीज़ भी काफ़ी तेज़ी से चेंज हुई, पूरा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो भी बहुत तेज़ी से चेंज हुआ और पूरा जो इकोनॉमिक पैटर्न है वो भी बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है। तो ऐसे हालात में हम लोग अपने आप को कहाँ प्लेस करें, और ख़ास तौर से हम जिस उम्मत से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें ये कहा गया है कि हमारे ज़िंदगी का एक पर्पस होना चाहिए, हमारा एक मकसद होना चाहिए और उस मकसद को लेके हमें जीना चाहिए। तो उस मकसद में जो ब्रॉडर चीज़ें हैं
हमें उसको तो आइडेंटिफाई करना ही करना है, लेकिन जो हमारा कैरियर पाथ है, या हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान हम पैदा हुए हैं, तो हमें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ डिसाइडेड होना चाहिए ब्रॉडली। दूसरी बात ये है कि जो अभी के हालात हैं, हालात हमेशा मतलब रहेंगे, वो हर हालात में हर तरह के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हालात को देखते हुए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी, मौके भी बहुत ज़्यादा हैं। ज़रूरत हमें इस बात की है कि हम अपने आप को पहचानें कि हम किस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं। अगर वो चीज़ हम पहचान लेंगे तो शायद हमारी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हम यहाँ पे जो 1 घंटा आप लोगों के साथ गुजारेंगे तो उसमें हम लोग ब्रॉडली ये बात करेंगे कि हम अपने जो हायर एजुकेशन है उसको कैसे मीनिंगफुल बनाएं, और हम लोग कैसे जो है अपना जो इनर और जो हमारा इंटरेस्ट है उसको हम कैसे जो है आइडेंटिफाई करें, उसको शिनाख्त करें और उसको हम आगे लेके जाएं। यहाँ पे हमें सर ने बताया कि लोग जो बच्चे जो यहाँ पे बच्चियाँ हैं वो आर्ट्स के हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, आप कॉमर्स पढ़ रहे होंगे, आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये एक तरह से आपका बेस है। अभी आपको इस पे आपको आगे लेके जाना है। अभी मौजूदा हिंदुस्तान में आप कोई भी आप मतलब किसी भी प्रोफेशन में जाएं, उसमें आपको मास्टर्स होना एक तरह से अनऑफिशियली ज़रूरी है। आप भले ही 12th के बाद कुछ भी कर लें, एक अलग चीज़ है, लेकिन सोसाइटियल रिकॉग्निशन या जो ब्रॉडर आपका सिस्टम है सोसाइटी का, उसमें आपको मास्टर्स होना ज़रूरी है। जैसे ही अगर आप बात करें कि कोई नीट की आपको काउंसलिंग करने आया तो उसने कहा आप MBBS ऐसे करें, लेकिन MBBS से सिर्फ काम नहीं चलता है, बल्कि MD होना ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ ये भी कहेंगे कि हायर एजुकेशन में जाने के लिए आप एस्पायर करें तो आप हायर लेवल की चीज़ें सोचें। अगर आप हायर लेवल की चीज़ें सोचेंगे तो आप उससे नीचे आ पाएंगे। तो इसीलिए हमको सबसे अहम चीज़ ये है कि जब हम अपने आप को पहचानें तो हम अपने अंदर 3 कम से कम बेस्ट चॉइसेस को ड्रॉ करें कि हमको अपने लाइफ में 3 चीज़ें करना है, और वो 3 चॉइसेस हमारे किस किस फील्ड से रिलेटेड हैं। फर्स्ट बेस्ट चॉइस, सेकंड बेस्ट चॉइस, थर्ड बेस्ट चॉइस। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप IAS के लिए अपने आप को तैयार ना करें, लेकिन उसके साथ साथ आपका सेकंड इंटरेस्ट भी होना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि मैं जामिया से BA और MA किया मैंने। मेरे साथ जो है बहुत स्ट्रगल था। मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे कि मैं जो है वो IAS बनूं। मेरे एक भाई चाह रहे थे कि मैं यहाँ से मॉस कम्युनिकेशन करूं। मुझे नहीं कोई पूछ रहा था मैं क्या करूं। जब मैं यहाँ जामिया में था तो MBA का भी बहुत ज़्यादा स्कोप था, अभी भी है। जामिया हमदर्द ने MBA शुरू किया, वहाँ पे एंट्रेंस क्लियर हो गया, लेकिन घर का प्रेशर था कि UPSC तैयारी करिए। MPhil में हो गया तो JNU चले गए, वहाँ पे 2 साल तैयारी किया। ऐसा लगा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे रिसर्च और टीचिंग में इंटरेस्ट है, फिर ड्रॉप आउट कर गए वहाँ से। बट जो 2 साल तैयारी किए उसकी वजह से सर ने बताया कि IAS एकेडमी मसूरी में पढ़ाने का मौका मिला। तो जो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम आज से इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि हमारा फर्स्ट चॉइस क्या होगा, सेकंड चॉइस क्या होगा, थर्ड चॉइस क्या होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं जिसमें आपका इनहेरेंट इंटरेस्ट है, आप उसमें अच्छा करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नीट वाले हैं या जो JEE करते हैं वो ही सक्सेसफुल इंसान माने जाएंगे, बल्कि आपका जो इंटरेस्ट है वही आपको आगे लीड करेगा। मेरी एक और बात आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आमतौर से आजकल हमने इस बीच में काफ़ी सारे स्कूल से इंटरेक्शन किया, और इनफैक्ट मैं एक स्कूल को रन भी करता हूँ जो इंटर कॉलेज है UP के बहुत इंटीरियर एरिया में। जो बच्चों में एक सोच है कि हमें शॉर्टकट में जाना है, वो शॉर्टकट जो है वो काफ़ी हद तक हम काफ़ी डिपेंडेंट हैं आजकल के IT और दूसरे मतलब चीज़ों पे। तो हमें लगता है कि हमें क्विक जो है सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हम अगर टाइमली अपने आप को पहचान लेंगे तो शायद बेस्ट और क्विक सोल्यूशन पाएंगे, वरना काफ़ी टाइम लगेगा। तो +2 में आप हैं, इस साल आप कोशिश करिए कि जो इकोनॉमिक्स वाले हैं सही में उनको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। हम एक स्कूल विज़िट किए, वहाँ पे मुझे एक लड़की से मेरा इंटरेक्शन हुआ। उसने कहा मैंने इकोनॉमिक्स सिर्फ इसलिए लिया है कि हमको सिर्फ और सिर्फ +2 करना है,
हमें इकोनॉमिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सारा इंटरेस्ट जो है कम्युनिकेशन में है, ग्राफिक्स में है। तो आपको ये चीज़ें अपने आप को पहचान के और आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। रहा मामला कैरियर पाथ का, तो कैरियर आमतौर से हम सब कोशिश करते हैं कि हम उससे पैसा कमाएं, ठीक है, हमें उससे नौकरी मिले, बट मेरा मानना ये है कि आप अपने स्किल को चेस करिए। आपने जो भी अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाया है उसमें आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए। आप ऐसे बनिए कि आप उस फील्ड के इंडिस्पेंसिबल बन जाएं। जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं, APJ अब्दुल कलाम का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, या आप ऐसे देखिए कि हमारे ही जामिया में ऐसे लोग रहे हैं कि जो अपने फील्ड के माहिर रहे हैं। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि हमारे जामिया में एक बहुत ही बड़े हिस्टोरियन भी थे जो यहाँ के VC थे, प्रोफेसर मुशीर हसन। उनकी वाइफ जो है वो प्रोफेसर जोया हसन, इंडिया की टॉप मोस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। इसी तरह से अगर आप बात करें कि सोशियोलॉजी की बात है, बहुत सारे लोग, आप लोग जो है सोशियोलॉजी में भी जाना चाहते होंगे, तो प्रोफेसर इम्तियाज साहब का नाम इसके लिए काफ़ी मतलब यानी दिल से जाना जाता है कि वो एक बहुत बड़े अथॉरिटी थे। तो मेरा मानना आपसे ये है कि अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो आप कुछ ना कुछ लोगों को देखिए कि उन्होंने अपने फील्ड में क्या किया है। आप कोई बता सकते हैं हमारे मुस्लिम्स में इकोनॉमिस्ट कोई अच्छा हुआ है, कोई ज्योग्राफर अच्छा हुआ है? तो हमको इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि अगर हमें एकेडमिक्स में जाना है तो हमें ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनके काम को समझना पड़ेगा। और ख़ास तौर से मतलब जामिया ऐसी जगह रही है कि जहाँ पे जामिया ने नेशन को सर्व किया है, सोसाइटी का रिकॉग्निशन बढ़ाया है। तो हमारी जनरेशन अगर इस बात के लिए फिक्रमंद होगी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें जो हमारे गवर्नेंस सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम से समझ रहे हैं आप ना? गवर्नेंस सिस्टम क्या है? हमारे गवर्नेंस सिस्टम में कौन कौन से आर्गन हैं? बिल्कुल, तो जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, या हमारा एग्जीक्यूटिव है, या उससे एसोसिएटेड हमारी जो भी पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, अगर हम उसको टारगेट नहीं करेंगे, अगर हम अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे अरशद साहब ने बताया कि पर्सनली मैं जामिया का मतलब बहुत ही नॉर्मल साइज स्टूडेंट था, बट JNU जाने के बाद काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। वहाँ पे जाके अच्छे इकोनॉमिस्ट से इंटरेक्शन हुआ, हमें पता चला कि मेरा गाइड जो है वो किसको एडवाइस करता है, राहुल गांधी को। तो वो सुबह सुबह कार चला के और वो JNU में उनके घर आ जाते हैं। तो वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिला। तो वही है कि हमको मतलब हमारा जो एम हो कि हम ब्यूरोक्रेसी में जाने की कोशिश करें, हम ऑल इंडिया सर्विसेज में जाने की कोशिश करें, हम अपने आप को एकेडमिकली इतना साउंड बनाएं कि हमारे राइटअप्स या हमारे आइडियाज़ जो है वो जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो, किसी भी गवर्नमेंट के पॉलिसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो, वहाँ पे हमारे आइडियाज़ जो है वो काम आएँ, वो कंट्रीब्यूट करें। तो मैं इन बातों के साथ मैं अब दावत दूंगा नबीरा को, स्पेसिफिकली नहीं, मैं सिमिन मैम को दावत देता हूँ ताकि आप थोड़ा जनरल बातें करें बच्चों से कि हमारे पास आर्ट्स वालों के लिए ओवरऑल कैरियर क्या है और उसमें हम लोग अपने आप को कहाँ पाते हैं और हम लोग उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड हैं और उसमें आप लोगों को सपोर्ट क्या चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ जमा हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम मामला है। इंशाल्लाह हम लोग आपसे फर्दर इंटरेक्शन करेंगे। अगर आप लोग कीन होंगे, आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग फर्दर आपसे इंटरेक्शन करेंगे। अगर आप लोगों को लगेगा कि पर्सनल मेंटरिंग की ज़रूरत है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को पेशेंटली सुनने का। और मैं डॉक्टर सिमीन मुशीर को दावत दूंगा कि वो जनरली जो हम कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर आर लाइक 12, तो उसमें हम लोग क्या काम आ सकता है। तो थैंक यू सो मच। रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर चिल्ड्रन, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप आज जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं मैं उसी स्कूल के अलुमनाई हूँ। मेरी सारी एजुकेशन फ्रॉम नर्सरी टू PhD जामिया से है।
जामिया के अलावा मैंने कहीं से कोई एजुकेशन अभी तक नहीं ली है, और मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि जामिया एक ऐसा गहवारा है, एक तालीम का एक ऐसा मरकज़ है जहाँ आने के बाद किसी को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हर चीज़ यहाँ मौजूद है। आप एक छोटे से 3.5 साल के बच्चे की उम्र में यहाँ दाखिल होते हैं और फिर पढ़ते पढ़ते आप यहाँ पर पीएचडी की डिग्री लेकर के, डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के निकल सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं जो आप जामिया से कर सकते हैं, और उसके बाद आप जामिया में जॉब भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। हाँ, इसकी शर्तें हैं, इसके कवायद हैं, इसके बहुत सारे ज़ाब्ते और क़ानून हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। और सबसे बड़ा प्रोसीजर ये है कि आप जब 12th करेंगे उसके बाद आपको हायर एजुकेशन में यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होगा। और वो एडमिशन कैसे होगा? थ्रू एंट्रेंसेस। अब विदाउट एंट्रेंस कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ किसी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दे सकते। 2021 में गवर्नमेंट CUET का एंट्रेंस लेकर आई, और जब से ये मैंडेटरी हो गया कि किसी भी यूनिवर्सिटी में विदाउट एंट्रेंस बच्चे नहीं एंटर हो सकते। और यही एक बहुत बड़ी वजह है हमारी आज आपसे बात करने की। आज हम यहाँ पर आपसे बात करने आए हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम आपको एंट्रेंस से पहले जब आपके पास टाइम है प्रिपरेशन का, तो हम आपको बताएं कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आगे प्रॉब्लम्स आएंगी। कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा बच्चे मैदान में हैं और बहुत कम सीटें हैं। एज ए टीचर आई नो हर साल कितने सारे बच्चे जो हैं हमारे एंट्रेंस देते हैं, इवन जामिया यूनिवर्सिटी में का ही हम सिर्फ लेते हैं, और उसमें से ये समझिए 1% बच्चों के लिए सीटें हैं, सिर्फ 2% बच्चों के लिए सीटें हैं जिनमें वो ऑक्यूपाई हो पाते हैं। तो अगर आपको अपनी सीट इन डिफरेंट कोर्सेज में तय करनी है या पक्की करनी है, तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी, फुल फ्लैश तैयारी। विद योर 12th यू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके टीचर्स हैं आपके स्कूल में, और इसके अलावा जो आपकी स्टडी, जो आपकी बुक है, NCERT बुक्स आर वेरी रिच। जितना भी एंट्रेंस का पेपर बनता है वो ज़्यादातर आपका NCERT बेस्ड होता है सब्जेक्ट से। तो ये बहुत रिच बुक्स हैं, इनको पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि सबसे जब बड़ी एक कंप्लेंट है पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी, पर्टिकुलरली स्कूल चिल्ड्रन के बारे में, कि वो पढ़ते नहीं हैं, बुक्स पढ़ना बहुत कम हो गया है। अगर मैं पूछूं कि आप में से हर बच्चा रोज़ाना कितनी देर पढ़ता है, कोई बुक पढ़ते हैं आप अपने कोर्स के अलावा? कोई भी बुक, कोई GK बुक, कोई सब्जेक्ट बुक, क्या कोई बच्चा पढ़ता है? कितने बच्चे हैं जो रोज़ पढ़ते हैं? आंसर आपके सामने है। तो अगर हम पढ़ेंगे नहीं, अगर हम रीडिंग हैबिट्स नहीं डेवलप करेंगे, तो हम कोई एंट्रेंस क्रैक नहीं कर सकते। बिकॉज वहाँ लैंग्वेज का भी टेस्ट होना है, वहाँ मैथमेटिक्स का भी टेस्ट होगा, वहाँ आपके सब्जेक्ट का भी टेस्ट होगा, और बहुत सारे GK का टेस्ट होगा, करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। तो अगर आप रीडिंग हैबिट्स नहीं डालेंगे बैठकर एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर, तो आप एंट्रेंस को क्रैक नहीं कर सकते। किसी भी एंट्रेंस क्रैक नहीं होगा, इट मीन्स कि आपको एडमिशन्स नहीं मिल सकते। एडमिशन लेना है तो पढ़ने की आदत डालनी होगी, रीडिंग की हैबिट डालनी होगी। तो ये तो एक जनरल बात है जो हम बच्चों से कहते हैं। आज हम यहाँ आए हैं आपकी काउंसलिंग करने के लिए, और काउंसलिंग का मीनिंग ये नहीं है कि हम आपको बहुत सारे बड़े बड़ी बातें बता के चले जाएं और जो आपके ऊपर से गुजर जाए। हम आपसे उस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं जो आपकी समझ में आए, आपके लेवल पर आकर के। तो देखिए, हम आए हैं मुस्लिम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से। हमारे फाउंडेशन का हर साल काफ़ी स्कूल्स में हम लोग कवर करते हैं, जिसमें हम सिर्फ काउंसलिंग करते हैं। और काउंसलिंग के बाद हमारा एक सेशन होता है CUET की कोचिंग, जो हम अक्सर आफ्टर द बोर्ड्स करते हैं। जनरल CUET कोचिंग है जो बहुत नॉमिनल फ़ी के साथ शुरू होती है, और उसको आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह 50 to 60% सक्सेस रेट है हमारा। टीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्ट वाइज। ज़्यादातर हमारी जनरल एक्चुअली जो COT है उसकी 3 पार्ट हैं। मैं अब COT पे भी थोड़ी सी बात करती चलूँगी साथ में। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है लैंग्वेज का। आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी होगी और उसमें आपका एग्ज़ाम होगा। सेकेंड पार्ट आपके सब्जेक्ट का होगा, लाइक अगर ज्योग्राफी ऑप्ट करते हैं या पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट है तो उससे सारे क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड पार्ट जो होगा वो आपका जनरल स्टडीज का होगा, ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उस जनरल एप्टीट्यूड में एक जनरल इंग्लिश का पार्ट आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, GK आएगा, करंट अफेयर्स आएगा। और GK में आपकी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ जो है वो इंक्लूडेड होगी। तो आपको बहुत वास्ट स्टडी करनी है, इसके लिए आपको टाइम चाहिए। पर्टिकुलरली जो आपका ये थर्ड पेपर है एप्टीट्यूड टेस्ट का, ये जनरली बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक डाल देता है, खासतौर पे आर्ट्स के बच्चों को जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं होता है। लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और बच्चे उसके अंदर अक्सर अच्छा नहीं कर पाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है अक्सर वो है जो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश जिनकी नहीं है, वो इंग्लिश में अगर वो ऑप्ट करते हैं या जो भी लैंग्वेज जनरल इंग्लिश का पेपर होता है और वो काफ़ी अच्छे हाई लेवल का पेपर होता है, तो उसके लिए देखिए आपको तैयारी करनी होगी, आपको पढ़ना होगा। तो देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। कर सकते हो? अच्छा, तो लगा दीजिए मेरा। अच्छा, तो इसलिए अगर हम देखें तो इस तरह से हमारे पास टाइम बहुत कम अब रह जाता है। देखिए अब सितंबर चल ही रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मई में आपका COT होगा और उससे पहले जामिया के एंट्रेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। जामिया के 20 कोर्सेज जो है वो COT के अंडर आते हैं, बाकी सारे जामिया अपने एंट्रेंस लेगा, अलीगढ़ अपने एंट्रेंसेस लेता है, DU में सारा एडमिशन जो है वो COT के थ्रू होता है। और उसके अलावा और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो COT के थ्रू एडमिशन लेती हैं थ्रू आउट इंडिया। तो अगर आपको अपने आप को एब्जॉर्व करना है कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो हाउ कैन आई, ये आगे बढ़ा दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम जिसको हम बता सकते हैं, जिसको आगे हम बहुत कर सकते हैं। थैंक यू। आगे कर दीजिए इसको, छोटे बच्चों के लिए यस। तो मैं COT का जो पैटर्न अभी आपसे बात कर रही थी क्या रहेगा, वो देखिए सामने PPT हमने लगा दिया है। ये इसका पैटर्न रहता है। जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेगी मिनिमम 50% पॉइंट होने चाहिए और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 45%। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स यू चूज, जो भी आप कोर्स चूज करेंगे उसके बेसिस पर ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहेंगी। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सेक्शन 1 जो है वो लैंग्वेजेस का होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ 50 पर लैंग्वेज। ठीक है, 5 मार्क्स और 45 मिनट्स पर लैंग्वेज ड्यूरेशन। ओके, देन सेक्शन B जो होगा वो भी लैंग्वेजेस का होगा और उसके अंदर भी यही सेम पैटर्न रहेगा। सेक्शन 2 जो होगा वो होगा 40 क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ 50 पर सब्जेक्ट। जो भी आप सब्जेक्ट्स ऑप्ट करेंगे उसमें ये रेशो रहेगी, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 45 मिनट्स आपको एक सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे। COT के लिए जनरली 3 सब्जेक्ट जो है वो बच्चे ऑप्ट करते हैं, 3 सब्जेक्ट तक कर सकते हैं, तो ये आपकी स्कीम रहेगी। थर्ड सेक्शन जो होगा वो जनरल टेस्ट का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 करने होंगे बच्चों को, 5 मार्क्स का होगा और उसके लिए ड्यूरेशन मिलेगा आपको 45 मिनट्स का। तो इस तरह से ये, हाँ, उसके बाद ये आपका जो जनरल पैटर्न है अब ये आ जाता है जिसमें सेक्शन 1A एंड 1B लैंग्वेज का होगा, सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट का होगा। इसके लिए आप NCERT क्लास 12 सिलेबस पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, जो ऑलरेडी आप पढ़ रहे होंगे 11-12 में आप पढ़ते हैं, वो आपकी बुक्स बहुत काम आने वाली हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और जब एग्ज़ाम
हो जाएं आपके बोर्ड के, उसके बाद भी आप उनको अच्छे से रीड आउट करिए, सब्जेक्ट को जस्ट रीड आउट करिए, बिकॉज क्वेश्चन वहीं से उठते हैं और माइन्यूट डिटेल जो दी हुई होती हैं उनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके और थर्ड जो है वो सारा ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें कि आपको जनरल देना होगा। देन CUT जो है ये इसकी जो मैं फुल फॉर्म भी बताती ही चलूँ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जो सारी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उनका ये कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, यानी इसको क्लियर करने के बाद आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एंट्री दर्ज करा सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड, प्राइवेट सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी, JMI, BTU, JNU, NU एंड मैनी मोर यूनिवर्सिटीज़ in which you can then अब आ जाती है बात कि आप जैसे ह्यूमैनिटीज़ इन कॉमर्स के बच्चे हैं सारे, तो आपके लिए क्या फील्ड अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं आगे चल के या CUT को क्रैक करके। तो उसमें आप लॉ कर सकते हैं, लॉ करके आप लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, लीगल कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, पेटेंट लॉयर, ह्यूमन राइट्स लॉयर। तो इस टाइप की डिफरेंट जो करियर्स है उसके बारे में बहुत डिटेल में हमारे लॉयर साथी बताएंगे, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बताऊंगी। ये कर सकते हैं आप। फिर आप कॉमर्स की अगर फील्ड में जाते हैं तो आप CA कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, बहुत रिप्यूटेड जॉब्स हैं, बहुत हाईली पेड जॉब्स हैं ये जो बच्चे कर लेते हैं, अगर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड एंटरप्रेन्योर, ये सारे फील्ड्स खुल जाते हैं कॉमर्स के बच्चों के लिए आफ्टर 12th। देन ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे, टीचिंग जाहिर है वो सबके लिए ही ओपन है, चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस हो, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत रिप्यूटेड जॉब है। और इस जॉब को भी इतना आसानी से आप नहीं हासिल कर सकते बिकॉज मैंने एंट्रेंस है, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना ही होगा। तो आप ग्रेजुएशन करके B.Ed कर सकते हैं या डायरेक्टली आप 12th के बाद DLED भी कर सकते हैं टू बिकम अ टीचर। एंड उसके बाद जो है आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, राइटर, एडिटर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर। तो देयर आर नंबर ऑफ फील्ड्स विच आर ओपन आफ्टर डूइंग आर्ट्स एंड कॉमर्स। पहले था कि कुछ डिफरेंट फील्ड्स थी, आज आपके पास बहुत फील्ड्स हैं। ये तो बहुत कम फील्ड्स यहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन उसके अलावा कोर्सेज बहुत हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स बहुत अच्छा है जिसमें काफ़ी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आई हैं। ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल है। इस तरह से देयर आर नंबर ऑफ फील्ड जिसमें आप जा सकते हैं आफ्टर 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स के बाद। अच्छा, एक ये तो बात CUT की हमारे यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12th के बाद ये भी सोचते हैं कि हम पहले कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लें या ग्रेजुएशन के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लें, तो उसके लिए सबसे अच्छा एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट कराती है वो है SSC CHAL। और ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट जॉब की एंट्री का। इस वक्त बच्चा जो है वो उसकी ग्रेजुएशन पावर भी अच्छी होती है, कैन प्रिपेयर फॉर सम टाइम एंड आप इस टाइप के एंट्रेंसेस को कर सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छे जॉब्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं, जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो इसको कंडक्ट कराता है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स के लिए वो यहाँ से लोगों को रिक्रूट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, गवर्नमेंट जॉब है। Then it is a national level exam and recruitment for Group B and Group C post in government department. It is done through this exam. तो जो बच्चे चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब हासिल करें वो SSC CGL का तैयारी करके डायरेक्टली आफ्टर 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद इसमें बैठ सकते हैं इन एग्जाम्स में और उसमें एक्सेलेंस को मिल सकती है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि इंडियन नेशनल होना चाहिए, ठीक है। एंड एज लिमिट जो है वो जनरली 18 से 32 है, जो कि यंगस्टर्स के लिए है, ये एंट्री पॉइंट है। तो इसकी एज एलिजिबिलिटी भी थोड़ी कम है। आप लोग तो भी बहुत यंग हैं, आप यू कैन गो फॉर इट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है, बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है, फॉर्मल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती है। और सिर्फ SSC के लिए 12th बहुत कुछ ऐसी पोस्टें हैं आफ्टर 12th में कर सकते हैं। करियर ऑप्शंस आफ्टर SSC CGL, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो इस टाइप की सारी जॉब, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी, तो बहुत अच्छी रिप्यूटेड जॉब गवर्नमेंट जॉब्स हैं और बहुत की डिपार्टमेंट्स में हैं जो आप हासिल कर सकते हैं आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर क्रैकिंग दिस SSC and CGL।
तो जो SSC CGL पेपर पैटर्न में चलिए हम डिस्कस कर देते हैं आपके साथ। तो इसमें Tier 1 एंड Tier 2 एग्जाम्स होते हैं। SSC CGL Tier 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड Tier 2 इज स्कोरिंग इन नेचर, ठीक है। उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा। अगर आप COT के लिए तैयारी करते हैं तो आप SSC के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ किस तरह से आप डिफरेंट एंट्रेंस को दे सकते हैं एक ही एंट्रेंस की तैयारी करके। देन जनरल अवेयरनेस हम COT में पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे वहाँ, वो भी वहाँ पे जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सारा COT का कोर्स चाहिए Tier 1 का। आप अगर COT के लिए तैयारी करें SSC का फॉर्म भी भरते चलिए और वहाँ भी एग्जाम देते रहिए, कभी ना कभी क्रैक हो ही जाएगा, 2 बार 3 बार 1 बार। तो ये चीज़ आप जो है ये कर सकते हैं। और उसमें फिर ये पूरा हो गया इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। इनका क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स 50 होंगे और कम्युनिटी टाइम ऑफ 60 मिनट्स आपको दिया जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका सेशन 1, इसमें मॉड्यूल्स होंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल टेस्ट। तो दीज ऑल आर रिलेटेड विद जनरल एप्टीट्यूड एंड यू कैन डू इट। यस प्लीज नेक्स्ट। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि हम SSC CGL कर सकते हैं। इसके अलावा आप 12th के बाद ITIs हैं बहुत सारे जो गवर्नमेंट ने बनाए थे और उसमें काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 10th 12th या 8th की बहुत सारे कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है एंड बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चे कर सकते हैं। अगर बहुत जल्दी जॉब करना चाहते हैं जैसे आफ्टर 12th आफ्टर 10th तो ड्राफ्टमैन अच्छी है जॉब। देन और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, और ये सब गवर्नमेंट जॉब्स लगेंगी आपकी। ये नहीं है कि आप ऐसी छोटी मोटी जगहों बल्कि आप गवर्नमेंट जॉब में भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद ITI से पढ़ने के बाद। और इंडियन रेलवेज है, वहाँ भी ऑप्शन है। उसके बाद खैर ये तो इंजीनियर्स के लिए, मैडम से आगे बढ़ा दीजिए साइन करने के बाद, ठीक है। अब जो है ये भी आगे बढ़ा दिए, 10th का है हमारा। तो ये थोड़े से ऑप्शंस थे जो आप COT और उसके साथ कर सकते हैं। आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करोगे, आप 12th के बाद फॉर्म भी भरिए और साथ में ये थोड़े से कोर्सेज के भी फॉर्म भरते चलिए। कहीं अगर आपको जॉब जल्दी करनी है तो ये चीज़ें बहुत आपको हेल्प करेंगी। तो इस तरह से ये पूरा आप कर सकते हैं। अच्छा मैंने बच्चों ये फॉर्म दिया जा रहा है आपको, इसमें आपको पूरी डिटेल नहीं भरनी है। आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और कौन सा ऑप्शन आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं, कौन सा कोर्स आप ऑप्ट करना उसको भर दीजिए, ठीक है ना। इसलिए कि हम उसके बाद फिर लॉ वाले पार्ट पे जाएंगे। एक जनरल चीज़ें मैम ने बताया है, तो आप लोगों का किसी का भी कोई सवाल है तो एक बताइए। हाँ हाँ बेटा, चलिए आप। अस्सलाम वालेकुम सभी को। मेरा सवाल ये है कि मुझे ज्योग्राफी परस्यू करना है ग्रेजुएशन, तो जो CBT होता है तो मेरे पास सब्जेक्ट अगर जामिया में देखें तो मेरे पास पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में से और एक मैथमेटिक्स है। जब हम CBT में शायद ही परस्यू करेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा आर्ट्स वाले के लिए हार्ड होता है, तो इसके अलावा जो और कोई सब्जेक्ट दे सकते हैं हम उसमें, जैसे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री, डोमेन। देखिए जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आप कोई भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अगर आपको कोई सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है तो जो इजी लगता है वो आप ले सकते हैं। वैसे जामिया के लिए मैं बता दूं, हम COT ज़रूरी नहीं है ज्योग्राफी के लिए। वो अलग से एंट्रेंस होता है, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बाइन एंट्रेंस होता है जो जामिया लेता है, उनका पेपर अलग से जामिया खुद ही बनाता है। तो अगर आपको जामिया से ज्योग्राफी ऑनर्स करना है तो आपको जामिया का क्रैक करना होगा, और अगर आप DU वगैरह से करना चाहें तब आपको COT में ज्योग्राफी लेना होगा, जिससे कि आप DU या और दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा सकते थ्रू COT। और कोई सवाल है किसी बच्चे का? क्या एक और सवाल है कि COT से रिगार्डिंग कोई और सवाल है? मेरे ये सवाल में दूसरा कंसर्न है आप लोगों का क्या है कि जैसे
हमने फ्रेंड्स में थे, तो मेरा मन तो पहली बंदे था आर्ट्स लेने का, और उसमें खासकर पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स। तो हमें पेरेंट्स बोलते थे कि आर्ट्स लेकर कुछ नहीं होगा, साइंस लो वगैरह। तो एक जैसे आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि हम बच्चों के लिए कि हमें बताया जा रहा है कि कोर्सेज के बारे में तो कौन कौन क्या आगे तक चल कर सकता है। एक ऐसा पेरेंट्स इनिशिएटिव लेने से उन्हें पता चले कि कौन क्या कर आगे जाकर किस तरह से किस स्ट्रीम में क्या करियर ऑप्शन है। अभी मेरा एक चार्ट है, वो क्यों अभी नहीं लगाया यहाँ पर, उसमें हम आपको बताएंगे क्या क्या करियर ऑप्शन है और हम आपको वो देंगे भी, जिससे कि आप अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं। देखिए पेरेंट्स का एक माइंडसेट है ट्रेडिशनली कि मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट इस टाइप से बनना चाहिए। लेकिन अभी देखिए जैसे मैंने पहले भी बोला था जब मैंने स्टार्ट किया था कि बहुत फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं। देखिए आप जो भी करें वो 100% होना चाहिए, उसमें आप अपना 100% दीजिए तो यू विल बी सक्सेस। आप IAS की तैयारी कर लीजिए, आप सिंपल ग्रेजुएशन करके आप IAS की तैयारी करिए, UPSC में जाइए और IAS ऑफिसर बनिए, IPS बनिए, IRS बनिए। तो ये नहीं कि ऑप्शंस बहुत कम है, आज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। कम से कम पढ़ाई में भी ऑप्शंस हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया कि आप बहुत कम एजुकेशन के बाद भी प्रोफेशनल कोर्सेज करके जॉब हासिल कर सकते हैं। इज एनी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट या कुछ ऐसा है, और अगर नहीं है और पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई आप पढ़ते रहिए, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जो आप वही करें जो आपको पसंद हो। अगर पेरेंट्स की काउंसलिंग का काम बात आती है तो पेरेंट्स की काउंसलिंग का भी हम देखेंगे, ये सोचेंगे आगे चल करके कि तुम ऐसे प्रोग्राम अगर सर इजाज़त दें तो हम एक पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करें, जिससे कि पेरेंट्स को भी ये मिथ दूर होनी चाहिए कि सिर्फ 2-3 ही फील्ड्स नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ फील्ड्स ऑल्सो। आपका देखिए सामने PPT लग गया है मेरा, और यहाँ पर एक चार्ट आ गया है। ये चार्ट हमने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि हम बता सकें, आप इसके फोटोग्राफ्स ले सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए कि आप आफ्टर 12th आर्ट्स या 12th कॉमर्स कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं। अगर हम आर्ट्स से स्टार्ट करें, साइंस का भी है वैसे, 10th का भी है, 12th का भी, सारा पूरा हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ये चार्ट बनाया है। तो 12th आर्ट के बाद देखिए आप DLED कर सकते हैं, जो सबसे पहले मैंने बताया आफ्टर 12th छोटी सी वो है, 2 साल का कोर्स है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप टीचर के लिए आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देन BSW है, फिर LLB है, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, BBA, MBA। आज की डेट में सबसे ज़्यादा हाईली पेड जॉब MBAs की हैं। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से MBA कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा जॉब ऑप्शन और बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं MBAs के लिए। तो आप ये सिंपल BA या BBA करके आप MBA कर सकते हैं। देन फॉरेन लैंग्वेजेस के डिप्लोमाज हैं, कॉल सेंटर जॉब, BR का आप कर सकते हैं। अब तो खैर आर्ट्स नहीं कर सकते, BR को उसमें गलत दिया है क्योंकि उसमें मैथ होना ज़रूरी था और साइंस भी उन्होंने मैंडेटरी कर दी, तो BR को आप निकाल दें। उसके बाद फिर मास्टर कोर्सेज हैं, MA है, LLB है, और इसी तरह से आप लाइब्रेरी साइंस का ग्रेजुएशन करके MLib कर सकते हैं। लाइब्रेरी में आपको लाइब्रेरियन की जॉब लग सकती है। तो देन नंबर ऑफ जॉब्स आर देयर। और इसके अलावा होटल मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया, टूर ट्रैवलिंग टूरिज्म का बहुत अच्छा इसका स्कोप है। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो वो भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है आर्ट साइड और कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए। फिर हम कॉमर्स पे अगर आ जाते हैं तो वे वही CA फाउंडेशन कोर्स है, BCom है, BBA है, CS है, BCA है, BArch है। तो इस देयर आर नंबर ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज हैं, MCA है, लाइब्रेरियन कोर्स, टीचर तो खैर बन ही सकते हैं हर फील्ड के बच्चे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, उसमें आप जा सकते हैं। NDA का एग्जाम में जा सकते हैं। फिर UPSC, MPSC, IAS ऑफिसर्स के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं तैयारी करके। तो देयर आर नंबर ऑफ फील्ड्स, ठीक है। फॉर आर्ट मैं समझती हूँ आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए ज़्यादा फील्ड्स हैं, साइंस के लिए भी हैं, साइंस वाले तो खैर बाद में कहीं भी ऑप्ट कर सकते हैं। बट ये नहीं है कि कॉमर्स और आर्ट्स के लिए कोई फील्ड नहीं है, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत रिप्यूटेड जॉब्स हैं। सिर्फ आपको मेहनत करनी है, आपको मेहनत करनी है और मेहनत करके अपनी एडमिशन, अपनी सीट्स अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में लेनी है। अगर आप जामिया से, DU से,
अलीगढ़ से या किसी भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो आपकी जॉब लगनी ही है अच्छी हाई लेवल। तो आप ये बिल्कुल ना सोचिए, या अपने पेरेंट्स को भी बताइए कि हम जो है इस टाइप से ये कर सकते हैं। और यही वो वक्त है जब आप अपने आप को तैयार करें और अपना एक एम बनाएं कि हम क्या बनना चाहते हैं। आज आपके पास एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे टीचर बनना है, मुझे MBA करना है, मुझे ये कोर्स करना है, मुझे कौन सा कोर्स करना है, या मुझे IAS बनना है, IPS बनना है। तो ये इसी लेवल पर आप तैयार मतलब अपने आप को तय करेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है? अच्छा बच्चों, थोड़ा और ध्यान दीजिए कि मैंने इससे पहले एक सवाल लिया था, वो बॉयज़ के साइड से आया था, तो गर्ल्स के साइड से किसी का सवाल है पहले, फिर उसके बाद जाएंगे। आप आइए। हाँ, सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो ये टाइम है, बेटा इधर सुनिए आप लोग, जो आप 3 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आप लोग सब इधर तवज्जो दीजिए। अगर आप आज सीरियस हैं, सीरियसली सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में लोग सुनेंगे, अदरवाइज आपको लोग भी नहीं सुनेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आइए बेटा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर, जैसे कि आपने बताया कि हम लोग 12th के बाद SSC CGL का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट SSC CGL का मिनिमम क्राइटेरिया तो ग्रेजुएशन है ना, अंडर ग्रेजुएशन, तो हम उसको 12th के बाद कैसे दे सकते हैं? एंड सेकेंड थिंग, 12th के बाद आप SSC CHSL का एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होती है। तो आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए। बता रहे देखिए, मैंने आपको बताया था कि आप इसके 2 टियर हैं, एक 12th के बाद है और दूसरा है ग्रेजुएशन के बाद। 12th के बाद वाला जो SSC वो आप दे सकते हैं, उसकी भी यही क्राइटेरिया है। उसमें भी आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस के टेस्ट वो क्वेश्चन आएंगे और वो आपको करने हैं। ठीक है, तो आप 12th के बाद करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर उसमें लोअर लेवल की जॉब लगती है, क्लर्क टाइप की, क्लर्क है, होते ना डिविजनल क्लर्क, इस टाइप के। और जो SSC CGL आफ्टर ग्रेजुएशन आप करते हैं वो थोड़े हाई लेवल जॉब और थोड़ी मतलब B कैटेगरी B और इस टाइप B and C वाली जॉब्स करते हैं। तो ये फ़र्क है। अगर आप 12th के बाद करना चाहते हैं तो आप 12th के बाद भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसमें वही है कि वो क्लर्क टाइप की जॉब्स होंगी। और किसी के सवाल है? आप लोगों में से किसी और का सवाल है? तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, क्लेरिफिकेशन कुछ भी वाई साइड से? आप लोगों को कोई सवाल करना है जो मैम ने अभी तक प्रेजेंटेशन किया है? मतलब ये अगर आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी आप लोगों ने कुछ सोचा नहीं है अभी क्या करना है आने वाले दिनों में। और आप लोगों की तरफ से किसी और को कोई सवाल? देखिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है, अदरवाइज हम लोग इंडिविजुअली आपसे पूछते हैं क्या है, बट फिर भी अभी अगर कोई सवाल किसी भी कोर्स से रिलेटेड है तो आप कर सकते हैं। आइए बेटा, आइए, अगर आना है आपको तो आ जाइए। देखिए, शर्माइए नहीं, यहाँ पे काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि 2 वे, 1 वे नहीं। आ जाइए और अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम अब्दुल गनी है। सर, मेरा क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट में अगर बैंकिंग में जाना है तो किस तरीके से जा सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट फाइनेंस सेक्टर में कैसे जा सकते हैं? देखिए, बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड्स है और उनके यहाँ कई लेवल के सर्विसेज हैं। एक तो ये कि कैशियर के लिए वो करते हैं, क्लरिकल के लिए करते हैं, उसके अलावा फिर जो मैनेजर की पोस्ट होती है उसके लिए भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। आपका सवाल चूँकि हमारे उसमें शायद नहीं शामिल था ना, हमारे कैरियर चार्ट में, तो हम लोग कोशिश करेंगे आप अपना नंबर, फ़ोन नंबर और वो सारा जो भी कैरियर पाथ है वो लिख के रखिएगा। और तमाम बैंक्स हमारे पब्लिक सेक्टर के अपने एग्ज़ाम करवाते हैं, ठीक है, हर साल मतलब उनका रहता है और काफ़ी रिक्रूटमेंट बैंक्स में होता है। लेकिन एक चीज़ आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जो लोग बैंकिंग सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं, ये मान के आप चलिए कि हमारे यहाँ बैंक जो है वो काफ़ी लेवल, मतलब उनका प्राइवेट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा जो है, मतलब एक तरह से उसका कवरेज है। तो बैंक्स में आप दोनों तरफ से सोचिए, एक तो ये कि प्राइवेट बैंक्स भी हैं और गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं, और प्राइवेट बैंक्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों साइड से आपको सोचना पड़ेगा। बट ये है कि जो प्रिपरेशन है वो लगभग जो COT के एग्ज़ाम्स हैं वो आप अगर करेंगे तो वो भी आपको हेल्पफुल होगा। तो अभी और इधर से कोई सवाल नहीं है तो फिर हम लोग
सीधा लॉ कोर्सेज में क्या स्कोप और क्या प्रॉस्पेक्ट है उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन आप लोग अपने सवालात तैयार रखिएगा। अभी इसके बाद फिर हम आप लोगों से रैंडमली पूछेंगे कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं नबीरा को दावत दूंगा कि वो आएँ और मतलब जो लॉ कोर्सेज हैं और उसमें जॉब के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जावेद सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब आप लोगों ने एक फुल करियर चार्ट तो देख ही लिया है। मैम ने आपको बता दिया है कि द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर, यू कैन डू एनीथिंग यू विश टू। लेकिन अब हम थोड़ा स्पेसिफिक्स में जा रहे हैं। मैं खुद आपको तारुफ करा दूँ अपना। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल के अंदर एक लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट हूँ। इसकी भी एक एंट्रेंस टेस्ट हुई थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट वर्दी होने पर फिर मेरा यहाँ पर काम हुआ है। और ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है फॉर अ सर्टेन पीरियड, जज को असिस्ट करना है। इससे करियर में आगे एज अ लॉयर जब मैं एडवोकेसी करूँगी तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा। ये तो खैर बात की बात है, जब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तब हम आएंगे इस पर। फ़िलहाल मैं अपने पूरे इस स्मॉल लेक्चर को इंटरैक्टिव बनाना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम में आप लोगों के अंदर कितना इंटरेस्ट है लॉ एज अ करियर को लेकर। बिकॉज ये सेंसिटाइजेशंस मैं पिछले 5 साल से कर रही हूँ और हर जगह मैं जब भी जाती हूँ मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो एज अ कर्सरी नोट मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ बाई सीइंग द हैंड्स हु वांट टू कम इनटू द लीगल प्रोफेशन। अगर आप में से कोई है तो प्लीज़ अपना हाथ उठाएं। माशाल्लाह से एक बच्चे ने तो उठा लिया है। और यहाँ पर और लॉ करने का इरादा, 2 यहाँ हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 माशाल्लाह। अब तो मैं गिनती नहीं कर पाऊँगी, काफ़ी लोग हैं। तो इसके बारे में जाहिर है आप लोगों के मन में बहुत कुछ पहले से होगा और आपके मन में जितना कुछ होगा उससे कई ज़्यादा आपके माँ बाप के मन में होगा। बहुत सारे मिथ होंगे कि ये लॉ प्रोफेशन चूज़ करने के बाद ये आगे क्या करेगा, कमाएगा कि नहीं कमाएगा, क्या ये इतना आर्ग्यूमेंटेटिव है भी कि इस फील्ड में टिक के रह पाए, या तो कहीं झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों ने वो बहुत आम तौर पे सुना होगा ना वकीलों के बारे में जो बात कही जाती है, वह सुना है कि नहीं कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए, राइट। तो ये जो मिथ है ना ये मुझे भी बहुत सुनने को मिला। जब मैंने जामिया का एंट्रेंस दिया और इंडिया में 2nd रैंक आई तो मेरे रिश्तेदारों ने शाबाशी नहीं की। उन्होंने ये कहा कि जो कुछ नहीं करता वो लॉ करता है। तो ये सुनने को मिलता है अक्सर। लीगल प्रोफेशन में जब आप एंटर करते हैं तो बड़े चैलेंजेस हैं, सिर्फ एंट्रेंस में ही नहीं आगे भी बहुत चैलेंजेस हैं। तो सिर्फ जो चैलेंजिंग रोल्स को इख्तियार कर सकते हैं वैसे बच्चे इसमें आते हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो जब आए थे तो कुछ नहीं थे, लेकिन एम्पावरमेंट ऐसा रंग चढ़ करके आई उनके अंदर 3 साल में या 5 साल में जो उन्होंने लॉ करा कि उनके बाद उनकी शख्सियत ही बदल गई। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है, ना सिर्फ मतलब दुनियावी एतबार से मगर आप अंदर से भी बहुत मजबूत हो जाते हो अपने आप में। इसके बारे में हम बहुत बातें करेंगे और इंशाल्लाह कैसे एंट्रेंस दिया जाता है, क्या तैयारी होती है, उस पर भी बहुत गौर फिक्र करेंगे। और मेरी कलीग हैं नबीहा, वो भी फेलो एडवोकेट हैं, वो आपको बताएंगी ज़रूर। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी बातचीत पर आते हैं कि आखिर ये प्रोफेशन किसके लिए बना है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसको करने का फ़ायदा क्या है, और इंटरेस्ट अगर है तो हम इस इंटरेस्ट को कैसे फर्दर डेवलप कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि लॉ करना कोई सोचता नहीं है। मैंने भी नहीं सोचा था। मैं एक साइंस स्टूडेंट थी, ना मैं आर्ट्स में थी ना कॉमर्स में थी। मैंने तो साइंस करके वही IIT करना था जैसे पूरी दुनिया कर रही थी। लेकिन फिर इरादा बदला, मैंने सोचा कि मुझे जर्नलिज्म करना है। अच्छा, जर्नलिज्म करने के लिए मुझे वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, कोई ख़ास एंट्रेंस टेस्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं हैं बैचलर्स लेवल पर। मैं मास्टर्स की बात नहीं करूँगी, उसमें तो माशाल्लाह से जामिया ने काफ़ी नाम कमाया है। लेकिन बैचलर लेवल पर क्योंकि ऐसा कोई कोर्स नहीं था तो मेरे दोस्तों ने और घर वालों ने सजेस्ट किया कि तुम ऐसा करो कि लॉ की कोचिंग में तुम दाखिला ले लो और वहाँ पर सारे सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथ्स, वो सब तुम्हें काम आएगा, और जो लॉ वाला होगा क्लास वो तुम छोड़ देना। मैंने कहा ये भी ठीक है, तो मैंने वही करा।
लेकिन फिर जब मैं क्लासेस करने लगी तो लॉ वाली भी कर ली साथ साथ, और फिर जो लॉ में मज़ा आया फिर कहीं नहीं आया। तो इस तरीके से मैं इस लॉ फील्ड में एंटर हुई। हर किसी की अपनी कहानी, आप किसी भी एडवोकेट से पूछेंगे कि आप क्यों वकील बने, तो उनके पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी होगी। तो ये तो मेरी कहानी रही, लेकिन इसमें क्या मुश्किलात आई। अच्छा, मेरे घर वालों को लगता था कि अगर एक लड़की लॉ कर लेगी तो उसको तो अपने सारे हुकूक का मालूम हो जाएगा अच्छी तरीके से, फिर शायद वो अपने हक के लिए लड़ना भी शुरू कर दे, घर में कलेश होगा, और ऐसे ऐसे लोगों की शादियां नहीं होती हैं क्योंकि वो कलेशी होते हैं। मैम बिल्कुल हाँ कह रही है कि क्योंकि ये सच्ची बात है, ये सोसाइटी में ये नॉर्म है, ये मिथ हर तरफ फैला हुआ है कि जो लॉ करता है वो तो बहस बहुत करता है, बहस करने वाला इंसान ही लॉ अच्छा कर सकता है। ये जो मिथ है इसको हम डिबंक करना चाहते हैं आज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉयर्स को पता होना चाहिए कि उनके हक और हुकूक क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। हर बच्चे को उसके स्कूल में ही पढ़ाया जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं आपकी, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। आप लोगों ने नहीं पढ़ा अपने सोशल स्टडीज़ में, राइट? पढ़ा है। तो आखिर हर इंसान उसको क्यों नहीं यूज़ करना चाहता है? एक लॉयर तो बस आपको एक आईना दिखाता है कि तुम्हारे पास ये हक है, तुम इसका इस्तेमाल करो, कोई इसकी हकदर्दी करे तो उसके खिलाफ बोलो। लेकिन अब दरअसल में तो लॉ सबके लिए बना है, लॉ हर किसी की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और जो वकीलों के बारे में बुरी बातें बोली जाती है उस पर मेरा बस इतना ही कहना है कि जैसे वकीलों को बना दिया गया है शैतान का साहिब औलाद, ये तो एक तरह की तोहमत लगाई जा रही है। क्योंकि अगर आपने अल्लाह के 99 नाम पढ़े होंगे तो उसमें एक नाम तो अल वकील ही है, क्या नहीं है? और ये वाहिद ऐसा लफ्ज़ है जो आपकी कुरान शरीफ में भी आपको मिलता है जब आप पढ़ते हो। तो एडवोकेट का प्रोफेशन के बारे में आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा है, और वकील के बारे में चाहे अल्लाह ताला को वकील जान करके, लेकिन कुरान शरीफ में भी बयान आता है। तो इसीलिए इस्लामी एतबार से या दुनियावी एतबार से इस प्रोफेशन में कोई कमी नहीं है। हाँ, हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग दोनों मिलते हैं, ईमानदार और गैर ईमानदार दोनों मिलते हैं। चुनना आपका काम है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप सही राह पे चलना चाहते हैं या कोई गलत राह इख्तियार करना चाहते हैं। गलत राह में आपको पैसे, दौलत, शूर सब मिलेगा, लेकिन फिर आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, आप अंदर ही अंदर घुल जाते हो। अगर आपको एक एडवोकेट बनना है और एक अच्छा एडवोकेट बनना है तो सबसे पहले तो ये सोच लो कि आप इस प्रोफेशन में आए हो ताकि सोसाइटी के लिए आप एक एसेट बनो। लॉयर्स आर एसेट टू द सोसाइटी। जैसे आज मैं यहाँ आकर के करियर काउंसलिंग इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मेरे कहने से कुछ फ़ायदा आप लोगों को पहुँच गया तो वो मेरे लिए एक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मेरे लिए अजीम बात होगी कि मेरे कहने से किसी के लिए कुछ बेहतरी हो गई। वरना आपके यहाँ आने का और बस मेरे बोल के चले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो शेर तो आप लोगों ने सुना होगा कि जिनसे दिल को ना कुछ नाज़नी मिल सके, उन हवाओं के आने का क्या फ़ायदा। अपने सीने में जिनसे उजाला न हो, ऐसे शम्मे जलाने का क्या फ़ायदा। सिर्फ सुनने की खातिर यहाँ आए हम, ऐसे सुनने सुनाने से क्या फ़ायदा। बस आए, रुके और उठे चल दिए, इस तरह आने जाने से क्या फ़ायदा। तो इस तरह से आप लोग ये सोचिए कि यहाँ आप आए हैं, आपके दिल को छूने वाली अगर मैं एक भी बात कह पाऊँ जिससे आपके दिल में तब्दीली आ सके तो ये मेरे लिए बहुत अज़मत की बात होगी। लॉ के प्रोफेशन के बारे में जो बात कही जाती है कि इसमें झूठ बोलना लाजमी है, ये सच नहीं है। मैं आपको डिबंक करके इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैं 2 साल से प्रैक्टिस में हूँ, एडवोकेट्स के साथ भी काम किया है, अब जज साहब के साथ भी काम कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि झूठ एक सीढ़ी नहीं है, सच्चाई की राह पर भी इस प्रोफेशन में बहुत कामयाबी है। और ऐसे सैकड़ों नाम हैं मेरे मुंह पर जो मैं आपको बता सकती हूँ कि जो अच्छा कर रहे हैं छोटे छोटे शहरों और कस्बों से आकर के। और खुद मैंने मदरसा के बच्चों को भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी करवाई है, वो आज जामिया में पढ़ रहे हैं 3rd ईयर और 4th ईयर में, वो भी आगे लॉयर्स बनने वाले हैं, जजेस बनने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि कमज़ोर बैकग्राउंड वाले लोग आगे नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है कि कमज़ोर बैकग्राउंड है अगर आपका तो आपको जो है झूठ की सीढ़ी पकड़नी पड़ेगी, फरेब का इख्तियार करना होगा। ये सब मिथ है, अपने दिलो दिमाग से इसको पहले निकाल दीजिए। बहुत सारे अफजल लॉयर्स हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से निकले हैं जो आज अच्छा कर रहे हैं, जिसमें कई नाम अगर आपने खुद सुना होगा, सलमान खुर्शीद साहब का नाम सुना होगा, एजाज मकबूल का नाम सुना होगा, हुज़ैफा अहमदी का नाम सुना होगा,
तो इस तरह के सीनियर लॉयर्स भी हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि पहली हाई कोर्ट की जज फातिमा बीबी, वो भी एक मुस्लिम फीमेल थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो मुस्लिम्स का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। और आज से नहीं, इंडिपेंडेंस के टाइम से, तब भी मैक्सिमम लॉयर्स ही इस कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने में कामयाब रहे थे। आप जिनका भी नाम लेंगे वो एक लॉयर निकलेंगे, चाहे वो महात्मा गांधी हो या नेहरू हो, सारे के सारे बैरिस्टर्स थे। आखिर उनमें ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने ये तब्दीली लाई और फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंट करार कराया? उनमें ऐसी ताकत कैसे आई? आखिर लॉ पढ़ने से ये कहाँ से ये एम्पावरमेंट आ जाती है? कभी आप लोग अगर इस पर सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे तो आपको मालूम होगा ये इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात कि आपको न सिर्फ अपने हक का मालूम होता है, बल्कि आप ये भी सोचते हो कि इस हक को मुझे कैसे लेना है। अगर कोई मुझे नहीं दे रहा है तो इस हक को मुझे कैसे इसका तबादला करना है। तो ये आप सोसाइटी को भी सिखाते हो और आप सोसाइटी को मजबूत बनाते हो। और साथ ही साथ आप ये देखते हो कि कोई अगर ऐसा कस्टम है सोसाइटी में, कोई ऐसा लॉ है सोसाइटी में जो अब नहीं रहना चाहिए, जिसमें अब चेंजेस आने चाहिए, तो उसको भी बोलने के लिए आपके पास एक जवाब हो जाता है। आज अगर मैं कहीं किसी महफिल में चुप रहूं तो लोग मुझसे सामने से कह देते कि तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं सोचती हूँ कि आज से 100 साल पहले लड़कियों को कभी नहीं पूछा जाता था कि तुम्हारा क्या मशवरा है, और अगर कोई मशवरा दे दे तो उसको चुप करा दिया जाता था कि तुमसे किसी ने पूछा है। लड़कियों के साथ अक्सर यही होता था, उनका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता था, ना किसी पॉलिटिकल अफेयर में, ना घर के किसी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल अफेयर्स में। दे वर मेड टू बी शट अप। बट टुडे व्हेन यू बिकम अ लॉयर, इवन इफ यू डोंट स्पीक, द अदर पीपल विल से कि व्हाट डू यू से, व्हाट इज योर ओपिनियन। तो ये ओपिनियन मांगने का जो आपको जो दिख रहा है, ये जो तब्दीली आई है, ये इसीलिए आई है क्योंकि लड़कियां मजबूत होने लगी हैं और लॉ करके ये मजबूती आपको मिलती है। इसके अलावा मैंने ये भी कई लोगों से सुना है कि इसमें तो बहुत मजबूत बनना पड़ता है, अगर हम मजबूत अंदर से नहीं हैं तो हम शायद अच्छा नहीं कर पाएंगे इस करियर में। लेकिन ये अगेन एक मिथ है। आप अपने आप को मजबूत बना सकते हो। जब तक आप गहराई में उतरते नहीं हो तब तक आपको अंधेरे का अंदाज़ा नहीं होता है, तब तक आपको रोशनी की तलब नहीं होती है। तो एक बार गहराई में घुस के देखो और फिर देखो कि आपके अंदर बहुत ताकत है अंधेरे से दूर जा कर के रोशनी तलाश करने की। तो इसलिए शुरुआत की जो घबराहट है लॉ प्रोफेशन को लेकर के, जो आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल हैं, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उसको दिलो दिमाग से निकाल दें। उसके बाद हम आएंगे कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि लॉ करने वाले सिर्फ लॉयर्स बनते हैं। मैं आपको बता दूं कि लॉ करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो 40% सिलेबस जो है आपके यूपीएससी का, वो आपका लॉ डिग्री ही दे सकता है। लॉ डिग्री पढ़ने से आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ लेते हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ लेते हैं, यहाँ तक कि कुछ बच्चे साइकोलॉजी भी ऑप्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपकी लॉ डिग्री आपको हेल्प करेगी यूपीएससी क्रैक करने में 40% तक। बाकी 60% आपको दूसरे सब्जेक्ट्स और बहुत सारी मेहनत करनी है, और इनफैक्ट बहुत किस्मत का भी खेल है, इसलिए मैं उस पर आगे नहीं बोल सकती। लेकिन तैयारी के लिए आपको एक अपर एज पहले ही मिल जाता है बनिस्बत उसके जिसने एक नॉर्मल 3 इयर्स का ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद आप लोग चाहें तो जजेस बन सकते हैं। ये सब मैं अपार्ट फ्रॉम लॉयर्स बता रही हूँ। जजेस बनने के लिए आपको 3 साल की मिनिमम प्रैक्टिस, जो कि इस साल से लागू हो गया है जजमेंट आने के बाद, कि मिनिमम 3 साल की प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी में अपेयर कर सकते हैं और एज अ सिविल जज स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की तरफ। इसके बाद जजेस अगर ना बनना चाहें तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर एडवोकेट बनेंगे तो आप एक प्रोसिक्यूशन काउंसिल भी बन सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का एडवोकेट। आप उन केसेस को लड़ सकते हैं जो गवर्नमेंट लड़ना चाहती है अपनी तरफ से। तो गवर्नमेंट के सारे केसेस आप लड़ेंगे, वो भी एक सरकारी जॉब है, एक बहुत ही स्टेबल सरकारी जॉब है। इसके अलावा आप किसी कंपनी में उनकी लीगल टीम में इन हाउस काउंसिल बन सकते हैं। इन हाउस काउंसिल का काम क्या है? उस कंपनी के तहत जितने भी अफेयर्स होंगे, उस कंपनी का जिस किसी के साथ भी लिटिगेशन चल रहा हो, जिस किसी के साथ भी वो मर्जर करना चाहें, कोई भी लीगल काम हो, वो कंप्लायंस का हो, टैक्स भरने का, गवर्नमेंट की एनवायरमेंटल
प्रॉब्लम्स को देखने का, उस कंपनी के तहत जो भी काम है उस लीगल टीम का हिस्सा होते हुए आप उस कंपनी के पर्सनल लॉयर हो सकते हो, जिसको हम इन हाउस काउंसिल कहते हैं। ये अगेन एक स्टेबल जॉब है, 10 to 5 की जॉब है, मंडे टू फ्राइडे। उन लोगों के लिए जो वर्क लाइफ बैलेंस देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो टीचिंग करियर ऑप्ट कर लें। अगर आप LLM करके लॉ के लेक्चरर बनना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगेन अ वेरी स्टेबल एंड रिवॉर्डिंग करियर। आगे इसमें PhD करके आप ऑब्वियसली बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्कॉलर बन सकते हैं। इंडिया में ही नहीं बाहर भी इसका बहुत नाम है। और भी सैकड़ों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब आप इसमें आएंगे तो स्पेशलाइजेशन फील्ड्स इतनी सारी हैं। आप आज के दौर में आप जानते हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे बढ़ गया है। सब लोगों से थोड़ी सी दरख्वास्त है कि इधर ध्यान दे लें कि हम क्या बात कर रहे हैं। ज़्यादा तवील नहीं होगा ये डिस्कशन। जिन लोगों को लॉ में इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों के लिए भी है ये। अगरचे आपका मन बदल जाए या आपके घर में किसी को लॉ करना हो तो आप उनको बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसे आए थे करियर काउंसलिंग करने के लिए 4 पैनलिस्ट, हमें काफ़ी कुछ बता के गए हैं और आपको शायद किसी और को बताने में काम आ जाए, क्योंकि जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया लॉ करने के लिए वो भी लॉयर्स नहीं थे। उन लोगों को अच्छा लगा, उन लोगों को बाद में एहसास हुआ कि काश हमने लॉ करा होता, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं तुम करो, 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड BA LLB कोर्स है, 12th के बाद तुम डायरेक्टली कर सकती हो इसको, तुम्हारे लिए अच्छा करियर रहेगा। तो आज मैं जर्नलिस्ट ना बन के लॉयर हूँ। जर्नलिस्ट के पास तो उतनी इंडिपेंडेंस नहीं है जितना एक लॉयर के पास होती है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जिन्होंने मेरे दिमाग में बात डाली, वरना मैं तो शायद नहीं करती ना लॉ। इसीलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि थोड़ा सा सुन लेंगे, अगर हो सकता है आपको काम आए, हो सकता है आपके नहीं किसी और को, आपके नियर एंड डियर वंस को काम आ जाए। या किसी को अगर पसंद हो इस बारे में लॉ करने की जानकारी करने में, तो एटलीस्ट आप बता सकते हैं कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ या जानती हूँ जो तुम्हारे लिए थोड़ा सा इस्लाह कर सकते हैं। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। लॉ करियर में आपको मैंने बता दिया कि रिवॉर्डिंग सबसे बड़ी बात यही है कि ये एम्पावर करता है। अब मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ। उन लोगों के लिए जो इसमें इंटरेस्टेड है, मैं चाहती हूँ कि नबीहा आ करके आप लोगों को बताएं कि एंट्रेंस की तैयारी कैसे होती है, उसमें क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, कब तैयारियाँ होती हैं, कौन से नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं जो आप क्रैक करके इस फील्ड में आ सकते हैं। भी लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, मुझे लग रहा है कि एग्जॉस्ट हो गए होंगे बच्चे, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये इंटरैक्टिव रहे। ठीक है, सर और मैम ने तो आपको बेसिक ब्रॉड लेवल पे बता दिया कि आप क्या करियर ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन नबीरा मैम और मैं लॉ बैकग्राउंड से हैं तो हम लोग इस पे फोकस ज़्यादा करेंगे। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो नबीरा मैम की तरह मैं भी साइंस स्टूडेंट थी। तो सारे साइंस स्टूडेंट ज़्यादा क्या सोचते हैं कि वो नीट करेंगे या फिर इंजीनियरिंग करेंगे, यही ऑप्शंस रहते हैं। मेरे भी जहन में यही था 11th तक। बट यहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चे वो भी होंगे, मे बी उनके पेरेंट्स नहीं चाहते होंगे कि वो लॉ ऑप्ट करें, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का शुक्र था कि मेरे वालिदैन बहुत सपोर्टिव थे। मेरा खुद का कोई इरादा नहीं था लॉ का, क्योंकि ये साइंस से बड़ा हट के फील्ड। मेरे अब्बू ने मेरा इसका फॉर्म फिल कर दिया एंट्रेंस एग्जाम का, जामिया का, और मेरा सवाल सबसे पहले यही था कि ये फॉर्म आपने क्यों फिल किया, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। कहने लगे मुझे ये फील्ड बहुत अच्छी लगती है, और वो अपने ज़माने में 1 साल लॉ पढ़ा था AMU से, फिर उन्होंने छोड़ दिया था। बाद में वो इस बात को रिग्रेट करते थे कि मैंने क्यों छोड़ दिया, तो इसलिए बस उन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया था। अब जब मैंने इसकी तैयारी की तो मुझे इसमें साइंस से ज़्यादा इंटरेस्ट आया। मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हकीकी दुनिया में देखते हैं। हमारा वर्ल्ड जो चल रहा है, यहाँ तक कि हमारा जो कंट्री गवर्न होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। हम बचपन में पढ़ते आए हैं, बेसिक हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और उन चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ते हैं, खास करके अपने हुकूक के बारे में, जैसे अगर हमारी कम्युनिटी है, हमारे यहाँ पे लॉज हैं, हमारे पर्सनल लॉ हैं, शरिया लॉ है, उसी से हम लोग गवर्न होते हैं। बट हमारा में अफसोस ये बात है कि हमारी ही कम्युनिटी उन लॉज को नहीं जानती जो हमें गवर्न कर रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पीछे हैं हम लोग। और नबीरा मैम और मैं जब कोर्ट जाते हैं तो हमने देखा है कि इसमें खास करके हमारी कम्युनिटी से लोग तो बहुत कम हैं, और उसमें जो फीमेल्स देखने को मिलती हैं वो तो और कम हो जाती हैं। कि मतलब अगर मैं दूर से भी किसी को देखूँ और मैं जानती हूँ तो हमें तारुफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इतने कम है कि हमें यही लगता है कि यही तारुफ काफ़ी है, कि हमें एक दूसरे को देख के पहचान जाते हैं। तो ये एक अफसोस की बात रहती है, और वो इसलिए है जैसे नबीरा ने बताया कि मिथ हैं बहुत सारे।
जो जिसकी वजह से मे बी हमारा एक फाइनेंशियल रीज़न होता है जिसकी वजह से हम अच्छे कॉलेजेस ऑप्ट नहीं कर पाते। अगर फाइनेंशियल रीज़न को हम हटा दें तो ज़्यादा ये होता है कि हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बट ये हमारा ही तो काम है कि हम अपनी फैमिली को समझाएं। जैसे हम आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं, आप जाके उनको समझाएं। और बहुत सारे मिथ ऐसे बना दिए हैं जो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे राइट्स दिए हैं, वो राइट्स लेना ना आता हो तो फिर हम कहाँ जाएंगे? राइट्स लेने के लिए तो हमें किसी एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी, कोर्ट जाना ही पड़ेगा। और ख़ास करके क्योंकि आप सब लोग दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में रह के लॉ अपॉर्चुनिटी जितनी ज़्यादा हो जाती है वो बाकी जितने भी स्टेट्स में लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा होती है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आप सबको पता होगा, साकेत कोर्ट है, हमारा करकरडुमा कोर्ट है, 30 हज़ारी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, फिर हमारा हाई कोर्ट है, और हमारी पूरी कंट्री का सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे है। तो ये हमारे पास कुछ सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसलिए हो जाती है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं। फिर भी हम इससे बड़े अनजान रहते हैं कि हम इस प्रोफेशन में जाना नहीं चाहते, या फिर ये सोचते हैं कि भाई जैसे कि ये ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि इसमें झूठ बोला जाता है। करप्शन तो हर जगह है, ये आपके ऊपर है कि आप करप्शन करना चूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अगर अपनी कम्युनिटी की हेल्प करनी है तो इस फील्ड में भी जाना पड़ेगा, हर फील्ड में जाना पड़ेगा। हम इस फील्ड से हैं तो हम आपको इस फील्ड के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। अच्छा, आज जिस वजह से हम आपके बीच में आए हैं वो एक रीज़न ये भी है कि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियल रीज़न की वजह से इस कोर्स को ऑप्ट नहीं करते या उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो हम एक कोचिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जो कि हम मेरिट एक टेस्ट कराएंगे पहले, जिसमें हम बेसिक, जैसे कि आप सबको पता है कि लॉ के क्या क्या एंट्रेंस होते हैं, रैंडम आंसर कीजिए। क्लैट होता है, एलिट होता है, हाँ MHCET होता है। उसके बाद हमारे पास हमारी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे जामिया है, AMU है, BHU है, DU है, ठीक है। अब इनके अलग अलग एंट्रेंस होते हैं, बट सिलेबस पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। बस क्लैट में ये फ़र्क आ जाता है कि वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, है ना। और जैसे आप लोगों को क्लैट और एलिट के बारे में पता होगा तो आपको ये भी मालूम होगा कि उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें उसको नॉर्मल कॉलेजेस से, जैसे जामिया से, AMU से। लेकिन सिलेबस आमतौर पे सेम रहता है। अब सिलेबस में क्या क्या होता है, अगर आप लोग को आइडिया है कि सिलेबस में क्या क्या होता है? नहीं, ठीक है, मैं बताती हूँ। इसमें जो सिलेबस होता है उसमें सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश से, ठीक। इंग्लिश में जैसे आप लोग के अनसीन पैसेजेस आते हैं, वोकैबुलरी आती है, एंटोनियम सिनोनियम्स आते हैं, बेसिक ग्रामर आती है, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा फिर आपका GK होता है। GK आप सब लोग आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट होंगे आपके। ज्योग्राफी होगा आप लोगों के पास? नहीं है? तो कौन कौन से आर्ट्स में सब्जेक्ट्स हैं? हाँ, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? पोल साइंस है, हिस्ट्री है, हाँ, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा एक हमारा सेक्शन होता है पेपर का जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स तो आप ऐसे भी न्यूज़ में देखते हैं, वो दो तरह से होते हैं। एक नेशनल लेवल पे कि हमारे मुल्क में क्या चीज़ें चल रही हैं, दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे, जैसे टैरिफ्स लग गए, उनका क्या रीज़न है, कहाँ कहाँ लगे, कितना परसेंटेज लगा, या फिर जितने भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद आता है एक मैथ्स एंड रीजनिंग का। मैथ्स के क्वेश्चन बड़े बेसिक होते हैं 10th लेवल से। 10th लेवल का सबने मैथ्स पढ़ा है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है, परसेंटेज पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब तो पढ़ा होगा। कॉमर्स वाले बच्चों ने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा होगा, तो उनके लिए तो ये ईजी है, इतना टफ नहीं होता। उसके अलावा इसमें जो आता है क्वेश्चन वो लीगल रीजनिंग से आता है। अब लीगल रीजनिंग थोड़ा नया होगा आप लोग के लिए, है ना। हम अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी कंट्री तो लॉ से गवर्न होती है, उसमें बहुत सारे लॉज हैं। रैंडम आंसर करिए, कौन कौन से लॉज हैं? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, सिविल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। क्रिमिनल लॉ में कौन कौन से लॉज हैं? UAPA, IPC, CRPC। लेकिन आप लोगों को पता है कि IPC अब हट गया, अब IPC वैलिड नहीं है ना। TNS है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो हमारे नए लॉज भी आ गए हैं, तो उनसे ज़्यादा आप क्योंकि 12th के बाद जाएंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं की जाएगी कि आपको बहुत ज़्यादा आता हो। तो बेसिक लेवल पे इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारे नए 3 लॉज आए हैं, भारतीय न्याय संहिता,
भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट को रिपील किया है, ठीक है। उसके अलावा जो हम कोचिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसमें भी यही सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे। बस हम पहले एंट्रेंस इसलिए लेना चाहते हैं कि हम चाहते हैं हमारे पास वो बच्चा आए जो सही में मेरिटोरियस है और खास करके पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, और खास करके लॉ के एंट्रेंस को लेकर। अब उसमें हम एक एंट्रेंस कराएंगे, जो पोस्टर आप लोगों को दिया है उसमें एंट्रेंस डेट भी दी है हमने 2 नवंबर। तो उस डेट को एक बेसिक लेवल का, मतलब एंट्रेंस लेवल का तो वो एंट्रेंस नहीं होगा, लेकिन एक बेसिक लेवल का होगा। उसके बाद हम 30 to 40 स्टूडेंट्स को लेंगे जिनको इन्हीं सब चीज़ों पे पढ़ाएंगे। हम उनको सारे सब्जेक्ट कराएंगे, उनको मॉक्स कराएंगे, ताकि उन्हें आइडिया हो सके कि उन्हें क्या क्या करना है, आगे एग्ज़ाम में कैसे बैठना है। और बहुत बार बच्चों का इशू आता है कि फाइनेंशियल रीजंस की वजह से वो अच्छी कोचिंग्स नहीं लेते हैं। तो उस चीज़ को हटाने के लिए कि इसमें मिनिमम रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, और क्योंकि आप सब लोग तो जामिया नगर में ही रहते हैं, है ना, सब लोग यहीं रहते होंगे, कुछ लोगों को छोड़ के, हो सकता है कुछ लोग दूर से आ रहे हों, तो हमारा ऑफलाइन बैच भी यही शुरू होगा इसी लोकेलिटी में। आप लोग को और कोई क्वेश्चन है लॉ के रिगार्डिंग, जो सवाल आप लोग पूछना चाहें? लड़कियों में कौन कौन था जिसने लॉ के लिए हाथ उठाया था? हाँ ठीक है, 2 बच्चे थे। मैं नोटिस किया है कि हमारी कम्युनिटी की लड़कियां लॉ नहीं करती, रीजन क्या है? अब तो 2 ही हाथ उठा रहे हैं। अच्छा ये 3, बाकियों को क्यों लगता है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है या फिर दूसरे फील्ड में जाना है? दूसरे फील्ड में जाना है। क्या क्या फील्ड ऑप्ट करना चाहते हैं आप लॉ के अलावा? क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं वो लॉ को, क्योंकि वो प्रोफेशनल कोर्स है, तो तरजीह देते हैं बाकी स्कूल्स में, जहाँ हम काउंसलिंग में भी गए, कि उनके पास ये एक प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री का जरिया बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि लॉ करके, जैसे नबीर आप ने पहले ही बता दिया कि लॉ करके सिर्फ आप एडवोकेट बनेंगे। आप तो लॉ करके प्रोफेसर भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं अगर। और सबसे बड़ा मिथ एक ये है कि लोग कहते हैं कि लॉ करने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए एक्सट्रोवर्ट होना होगा, बहुत बहस करना आना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। मैं अपने 12th में जितनी इंट्रोवर्ट थी शायद ही कभी रही होंगी। लेकिन आपको लॉ की समझ होनी चाहिए, आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। आप जो कानून पढ़ रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, आपको उनकी समझ होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहस करना आना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि लॉयर अपने अल्फाजों को बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके अल्फाजों की वैल्यू है, तो इसलिए कुछ भी नहीं बोलते वो। तो जो लोग कहते हैं ना कि हाँ बहस करते हैं इसलिए लॉ में जाते हैं, ऐसा, ये तो सबसे बड़ा मिथ है। इसके अलावा आप लोगों को कोई क्वेश्चन है एंट्रेंस के रिगार्डिंग, या फिर किसी और फील्ड के रिगार्डिंग, या फिर आपको लॉ से रिलेटेड है? क्योंकि आज हम लोग आए हैं तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे। और अगर हम ये कोचिंग कराएंगे, उसके बाद आपकी क्लैट के लिए, एलिट के लिए, जामिया के लिए, AMU के लिए, BHU के लिए तैयारी कराएंगे, और उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोगों का इंटरेस्ट हो जाए। तो हम लोगों का जो विजन है वो थोड़ा फार साइटेड है। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ आप एंट्रेंस क्लियर कर लें और एडमिशन ले लें, क्योंकि नबीरा आप भी सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही हैं, मैं भी बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं इसके बाद भी आपकी हम हेल्प करें थ्रू आउट, कि आपको सही इंटर्नशिप्स मिलें, आप लोगों के पास जाएं, आपको अच्छे एडवोकेट्स के साथ काम करने का मौका मिले। तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ हम एंट्रेंस की तैयारी कराना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी से अच्छे लॉयर्स बन के निकले। लॉयर का भीड़ तो बहुत सारा होगा, हर फील्ड में भीड़ बहुत है, हमारी पॉपुलेशन अच्छी है, हमारी हर जगह भीड़ है, लेकिन बात यह है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ लॉयर्स नहीं है, जो कि हम चाहते हैं कि यहाँ से निकलें। क्योंकि मेरी एजुकेशन असल में सैयद आबिद हुसैन से है, तो वहाँ तब तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन अब लगता है कि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं बाकियों के मुकाबले। बहुत सारे बच्चे जिनको आप ही लोगों की तारीफ कर रही हूँ। तो ये कैलिबर आप सब में है। मैं एक आध फंक्शन में भी आई हूँ पीछे, क्योंकि मेरी सिस्टर भी पढ़ती है, तो मैंने देखा था बच्चों को, आई गेस रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे था, बहुत अच्छे से वो स्पीच दे रहे थे। तो वो सारी क्वालिटीज़ हैं आप सब लोगों में भी, बट ये है कि थोड़ा सा नॉन सीरियस हो जाते हैं बच्चे जब पढ़ाई का मामला आता है। वो एक चीज़ है जो करनी पड़ेगी। और सेल्फ स्टडी, आजकल तो आप सबके पास स्मार्टफोन है,
न्यूज़पेपर अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी इंग्लिश पे कमांड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, तो न्यूज़पेपर को आप ऑप्ट कीजिए। और न्यूज़पेपर अगर आप ऑफलाइन नहीं मतलब आता नहीं है घर में या फिर नहीं हो रहा है, तो ऑनलाइन ऐप है, आप उससे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी सब कुछ है, और खास करके न्यूज़पेपर में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, एडिटोरियल पेज पढ़ना है, वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। IAS के स्टूडेंट भी वही पढ़ते हैं, तो वो काम है जो आप करें। बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी में तो बहुत सारी न्यूज़ होगी, वो एक करंट अफेयर का आपने वीडियो देख लिया, काफ़ी है वो। लेकिन क्योंकि आपको कॉम्प्रीहेंशन करना है, आपको क्लैट में बैठना है, एलिट में बैठना है, तो वहाँ कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं। मतलब एक पैसेज दे दिया जाता है, उसे कॉम्प्रीहेंड कीजिए और आंसर कीजिए। बट टाइम इतना कम होता है कि आपका स्पीड रीडिंग का बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप लोग कर सकते हैं। अभी बताएं, आप लोगों में से तब तो कुछ लोगों ने, अच्छे खासे लोगों ने हाथ उठाया था, तो कुछ ऐसे बच्चे जिनका भी माइंड बदला या फिर नहीं बदला? अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शाहिद आलम हूँ और मैं क्या कहते हैं एक लॉ एस्पिरेंट हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर द कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन जो फर्स्ट फेज़ है इंटर्नशिप का या फिर एडवोकेसी में अगर हम जाते हैं, तो फर्स्ट फेज़ जो होता है वो हमारे लिए कितना हार्ड होता है और हमें किस तरह के हार्डशिप्स और चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और इसको ओवरकम करने के लिए आप हमें क्या मतलब ये दे सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अबू मेहर है। जैसे कि मैम आपने कहा कि एडिटोरियल्स पढ़ने चाहिए और अच्छे से कॉम्प्रहेंड करना चाहिए, तो वो जो सही तरीका होता है उसे कॉम्प्रहेंड करने का, जैसे कि हम एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो हमें समझ आ जाते हैं वन टाइम में, कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो हमें समझ ही नहीं आते हैं, उनके कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो हमें समझ नहीं आते। तो उसमें उसी पॉइंट को अगर देखें तो उसमें मेरा यही सवाल है कि हमें उस वर्ड का मीनिंग ऑन द स्पॉट मतलब सर्च करना चाहिए, उसे नोट करके लिखना चाहिए, और फिर ये है कि मतलब उस पूरे पैसेज को अच्छी तरीके से कॉम्प्रहेंड करके जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकलनी चाहिए वो कैसे करना चाहिए। मेरा नाम अब्दुल गनी है और मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी लॉ होता है, कंपनीज लॉ, तो इसके लिए स्पेसिफिक कोर्स होता है कि लॉ में ही बताया जाता है? आप लोग तैयार रहिएगा, जिनको क्वेश्चन पूछना है अपने माइंड में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया कि हम इंटर्नशिप्स अगर हमने बैचलर्स कर लिया जो खुद में 5 ईयर का है, उसके बाद हम इंटर्नशिप्स कैसे करें? तो क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं और हमारा कोर्स खुद में इतना लंबा है बाकी कोर्स के मुकाबले, क्योंकि मेडिकल भी थोड़ा लंबा है बट लॉ से कम है, तो हम इंटर्नशिप्स बाद में करें, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम लोगों ने अपना लॉ किया है, 5 साल कंप्लीट हो गए, हम उसके साथ साथ हमें इंटर्नशिप ब्रेक दिया जाता है, जिसमें हम एडवोकेट्स के साथ, जजेस के साथ, जैसे मैंने अपने टाइम में एक बार जुडिशियल इंटर्नशिप की थी जस्टिस योगेश खन्ना के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके अलावा सीनियर एडवोकेट्स होते हैं बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट में भी काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट में भी काम कर रहे हैं। हम उसी दौरान जब हम अपना 5 साल कर रहे हैं, उसी दौरान हम ये उनके साथ साथ इंटर्नशिप करते रहते हैं, ताकि हमें लॉ तो आ गया, हमें सब्जेक्टिव पार्ट आ गया, बट प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। कोर्ट बहुत मुख्तलिफ वर्क करता है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। लॉ किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, कोर्ट का प्रोसीडिंग कैसे हो रहा है, वो हम अपने कोर्स के दौरान देखते हैं। उसके बाद हम किसी चेंबर को चूज़ करते हैं। अगर आपको लॉयर ही बनना है तो हम किसी एक चेंबर को, एक सीनियर को चूज़ करते हैं जिनके साथ काम करते हैं। ये तो बिल्कुल तय बात है कि इसमें मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सक्सेस भी ज़्यादा है तो मेहनत भी ज़्यादा है। इसमें क्राउड भी मिलेगा, आपको एक्सेलेंस शो करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना पड़ेगा, और मेहनत करने वाले ही ये करियर चूज़ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था एडिटोरियल को लेके। एडिटोरियल बहुत बार बोरिंग हो जाता है, बहुत बार ऐसे टॉपिक से एडिटोरियल होता है जो नहीं मन करता पढ़ने का। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, क्योंकि लीगल वोकैबुलरी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। लॉयर्स पेपर्स भी लिखते हैं, बुक्स भी लिखते हैं, जज बनते हैं तो जजमेंट्स भी लिखते हैं, तो हमारा लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं, हमें कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, हम उसे लिख सकते हैं और उसके बाद अपने सेंटेंस बनाएं उस पर, मतलब अपनी डेली लाइफ में मे भी अपने सिबलिंग्स के साथ यूज़ करें, अपने पेरेंट्स के साथ यूज़ करें, किसी भी तरीके से, ताकि वो हमारे जहन में बैठ जाए।
और हम एक छोटा सा नोट बना सकते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है, क्लैट में वो हमें यही कहेंगे कि इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, अब इसे कॉम्प्रिहेंड कीजिए और आंसर कीजिए। तो अगर हमें आदत होगी, क्योंकि एडिटोरियल में बहुत बड़े बड़े पैसेज होते हैं जो अच्छे अच्छे लॉयर्स भी लिखते हैं, राइटर्स भी लिखते हैं, अलग अलग फील्ड के लिखते हैं, तो उनको अगर हम कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा, मैं बोल रही हूँ बिजनेस के ऊपर था। हाँ सर, बिजनेस के ऊपर था। तो उसमें ये है कि हमारे 5 साल में हमें सारे कोर्सेज पढ़ा दिए जाते हैं। हमें कंपनीज लॉ भी पढ़ाया जाता है, हमें कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ाया जाता है, हमें टैक्स भी पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं जिस भी फील्ड में आपको जाना है। जैसे मैं LLM कर रही हूँ तो मैं कॉर्पोरेट लॉ में कर रही हूँ। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप क्रिमिनल लॉ में भी कर सकते हैं, जामिया में पर्सनल लॉ का ऑप्शन है, डिप्लोमा है लेबर लॉ में, एविएशन लॉ में, बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आप अपना LLM कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं आगे। तो सारे सब्जेक्ट आपको 5 साल में पढ़ा दिए जाएंगे। उसके बाद आपको जिस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आप उसमें मास्टर्स कर सकते हैं। हाँ हाँ, यह क्वेश्चन जो नबिहा ने अभी आंसर किया उसमें थोड़ा सा और ऐड करते हुए बताऊंगी कि स्पेशलाइजेशन का जहाँ तक मामला आता है, तो अब है ना बहुत सारे लॉ फर्म्स आ गए हैं। तो एक बुटीक लॉ फर्म का कॉन्सेप्ट है। बुटीक लॉ फर्म जो है वो एक एरिया पे स्पेशलाइज करती है, स्पेशली जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसमें ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इस तरह की कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ पे ही फोकस उनका रहता है। तो वो फर्म्स भी अलग तरीके से जॉब दे रही हैं। इसके अलावा जो पूरा मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म है उसमें भी अलग अलग टीम्स बनी हुई है। जैसे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वाली जो टीम है वो अक्सर कोर्ट जाएगी, ठीक है, या फिर मतलब आर्बिट्रेशन करा के रिजॉल्व करेगी मैटर्स को। लेकिन उसी के तहत एक ट्रांजैक्शन लॉयर की टीम होती है, कॉर्पोरेट टीम होती है। कॉर्पोरेट टीम अक्सर कोर्ट नहीं जाती। अगर आपको लगता है कि आप कोर्ट नहीं जाना चाहते, आप ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें आपको पैसे भी अच्छे मिले और आपका काम कोर्ट जाने आने का, कचहरियों का दौड़ लगाने का ना हो, तो आप कॉर्पोरेट लॉयर बन जाओ। कॉर्पोरेट लॉयर बनने से आपको ये फ़ायदा है कि आप ट्रांजैक्शनल वर्क देखोगे जो उस फर्म के पास आएगा। एक कंपनी से दूसरी कंपनी का मर्जर हो, एक्विजिशन हो, किसी भी तरह की डील हो रही हो, शेयर एग्रीमेंट हो रहा हो, ये सब जब होगा तो आप बैठे बैठे पेपर वर्क करोगे और अच्छी खासी तनख्वाह स्टार्टिंग में ही है। मैं आपको यकीन से बता सकती हूँ कि जो टॉप टियर फर्म्स हैं, कॉर्पोरेट फर्म्स, वो आपको एटलीस्ट 16 to 18 LPA का पैकेज ऑफर करती हैं एज अ फ्रेशर। जैसे ही आप कॉलेज से निकलोगे वैसे ही। उसके अलावा वो तो टॉप टियर फर्म्स हो गए, Tier 2, Tier 3, Tier 4 फर्म्स भी हैं जहाँ पे कुछ कम पैसे, काम यही है। तो अगर आपको कोर्ट कचहरी से बचना है तो उसमें भी रास्ता है। ऐसा नहीं है कि लॉ करके कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने। तो ये मैं बता दूं इसलिए ताकि आप अपने बारे में अच्छे से सोच सको, क्योंकि आर्ट्स करने वालों को लगता है कि हमारे पास शायद बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस नहीं है। लॉ के अलावा शायद कोई ल्यूक्रेटिव ऑप्शन नहीं है अनलेस आप UPSC या कोई भी स्टेट या सेंट्रल लेवल का एंट्रेंस ना निकाल लो तो। मगर ये एक ऑप्शन ऐसा है जो आपको ऑब्वियसली हेल्प कर सकता है कि विद इन 4 वॉल्स ऑफ द कॉर्पोरेट फर्म और इनफैक्ट अ कंपनी, जैसा कि इन हाउस काउंसल्स के लिए होता है, AC में बैठ के दिन भर आराम से काम करो, शाम को वक्त के वक्त निकल जाओ। तो ये भी अगर लड़कियों को ख़ास तौर पे अगर किसी के दिमाग में है कि मेरे घर वाले मुझे नहीं अलाउ करेंगे रोज़ कोर्ट जाना और इस तरह से लोगों से बात करना, तो ये एक ऑप्शन भी है। मैंने खुद 4 महीना एक IP बुटीक फर्म में काम किया है जहाँ पर कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं थी। आराम से बैठे बैठे जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है जो ऑनलाइन आप IP इंडिया पे जा कर के यूज़ कर सकते हो, उस पर सारे काम हो जाते हैं। एक और चीज़ जो शायद मैं और नबिहा कवर नहीं कर पाए, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कहना, कि कोविड-19 जब आया ना, पैंडेमिक जब आया, तो पैंडेमिक के आने के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिली। वो तब्दीली ये थी कि जाहिर है कि हर बार इंसान फिजिकली हर जगह अपीयर हो ज़रूरी नहीं है, तो कोर्ट्स भी वर्चुअल होने लगे। आपको पता है कि ट्रैफिक चलान वाली कोर्ट वर्चुअल होती है कम्प्लीटली, लोक अदालत वर्चुअल होती है कम्प्लीटली। मतलब दोनों ऑप्शन है आपके पास, हाइब्रिड है, आप जा कर के भी कर सकते हो, आप घर बैठे अपना कंप्यूटर ऑन किया, मीटिंग ज्वाइन की, हो गया। कोर्ट की डिजिटाइजेशन ज़ोरों शोर से हो रही है। एक ई-मिशन मोड प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही हूँ तो मुझे ये सारी बातें भी अच्छे से मालूम होती है कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है और कंट्री में क्या क्या हो रहा है। जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तालुका लेवल से लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपेक्स लेवल तक, सब कोर्ट्स में डिजिटाइजेशन हो रहा है। AI के थ्रू बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं कि काम ऑटोमेट करें। ऑटोमेट इन द सेंस, जब प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है,
उसकी ट्रांसक्रिप्शन भी हो रही है, जो बोला जा रहा है जजेस द्वारा या फिर लॉयर्स के द्वारा या फिर कोई पिटिशनर अगर इन पर्सन भी अपेयर हो रहा है, वो सब कुछ ट्रांसक्रिप्शन रियल में हो रहा है। और इन सारी चीज़ों को डिजिटाइज करने की वजह से इस फील्ड में बहुत बरकत हो गई है, लोग भी आने लगे हैं, काम भी बढ़ गया है और काम आसान भी होता जा रहा है, ठीक है ना। तो टेक्निकल एडवांसमेंट की बात करना यहाँ पे ज़रूरी था। आपको कोर्ट कचहरी शायद खुद से भाग दौड़ करके ना जाना पड़े, आप बैठे बैठे अपने लैपटॉप में एक साथ 3 जगह अपेयर हो सकते हो। मेरे सर ऐसे ही करते थे, जिनके पास 5 मैटर दिन में लगे होते थे, तो वो अपने सारे एसोसिएट्स को कह देते थे कि तुम ऐसा करो कि तुम नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में वो कर लो लॉगिन, तुम सुप्रीम कोर्ट में लॉगिन कर लो, तुम गुजरात हाई कोर्ट में लॉगिन कर लो। हर कोई अलग अलग कोर्ट्स में लॉगिन किया हुआ है, जहाँ जिसका जब नंबर आ रहा है तो वहाँ आर्ग्यू कर लिया। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऑफिस में अपने घर पे बैठ करके की जा सकती है। तो इस तरीके से इस फील्ड में बहुत आसानी भी होने लगी है, बहुत आफियत आ गई है, पहले जितना मुश्किल नहीं रहा है। तो ये बोलना मेरा शायद बहुत ज़रूरी था, जस्ट बिकॉज हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात हो। शुक्रिया। अगर कोई और सवाल ना हो तो आप बताएं। जी माइक। मैम मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सैफी अनवार है और मेरा क्वेश्चन है कि अक्सर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं वो जब वर्डिक्ट पढ़ते हैं तो कभी वो बोलते हैं सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, लेकिन कभी वो बोलते हैं सेक्शन 12 और क्लॉज 2, कभी बोलते हैं सेक्शन 12 और सब सेक्शन 2। तो ये सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, इसको थोड़ा डिफाइन करिए कि किस लिए बना है और कैसे पता कि वो सब सेक्शन है या सब क्लॉज है। सर ने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है, ऑल्दो वो तो पढ़ाई में ही शामिल है, पढ़ाई के पहले की बात नहीं है, फिर भी मैं इस बात पे थोड़ा सा जाहिर है रोशनी डालना चाहूँगी। तो जो लॉ बनाया गया है, सबसे पहली बात तो ये बता दूँ कि ये बहुत अरसे से बनता आ रहा है। ये 1860 में सबसे पहले हमारा IPC आया और उसके बाद धीरे धीरे दीगर लेजिस्लेशंस आने लगे। तो लेजिस्लेशंस ब्रिटिशर्स बना कर गए हैं मैक्सिमम, और अब उन्हीं के पैटर्न पर इंडिया आगे भी लेजिस्लेशन बना रही है या थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स लाके चेंजेस कर रही है। तो उसमें सबसे पहले जो सेक्शन होता है वो दरअसल एक प्रोविज़न होता है, वो मेन प्रोविज़न होता है, वो एक चीज़ को डिफाइन करता है और साथ में बताता है कि इसमें क्या है। उसके अंदर आ जाते हैं क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 ऐसे करके, और क्लॉज के अंदर भी अगर कोई बात है तो उसको हम कहते हैं सब क्लॉज। अब उसकी नंबरिंग 1, 2, 3 नहीं करके होकर के ABCD होती है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 के अंदर क्लॉज 2 है, क्लॉज 2 के अंदर सब क्लॉज C है, और उसके भी नीचे हो सकता है कोई ना कोई प्रोवाइजो। प्रोवाइजो भी ये कहता है कि हालांकि बात ये है लेकिन फिर भी हम इस मामले में ये इस चीज़ को तब्दील कर देंगे या छोड़ देंगे अगरचे ऐसा हुआ तो वो अगरचे वाला जो प्रोविज़न है उसको प्रोवाइजो कहा जाता है। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है लॉ। जब आप इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग आगे लॉ करेंगे तो इस बारे में एक पूरा सब्जेक्ट होगा जिसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। शायद 3rd ईयर में पढ़ाते हैं ना नबिया, 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर में वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करके एक पूरा किताब आपको पढ़ाएंगे, वो एक सिलेबस का पार्ट है इनफैक्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनवर खुर्शीद है। जब बच्चा जो है वो लॉ कर लेता है तो लॉ के बाद एक सरकारी वकील APO, तो APO और जज का जो टेस्ट है वो सेम है या डिफरेंट होता है उसका एंट्रेंस एग्जाम? सर ने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर APO, वो उसका एंट्रेंस और बनिस्बत एक जज के एंट्रेंस में क्या फ़र्क है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि APO का जो है उसमें अभी कोई एम्बार्गो नहीं लगा है 3 साल का। वो स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है कि एलिजिबल कौन है। कोई स्टेट चाहे तो 2 साल 3 साल का एम्बार्गो लगा सकता है, और ना चाहे तो ना भी एक फ्रेशर भी APO का एग्ज़ाम दे सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि अब वो उसमें कोई एलिजिबिलिटी एम्बार्गो नहीं है एज़ कंपेयर टू जजेस, जो कि अब 3 साल मिनिमम क्राइटेरिया लग चुका है, पहले नहीं था, इसी साल के जजमेंट के बाद लगा है। और दूसरी चीज़ ये कि APO का एग्ज़ाम बनिस्बत जज के एग्ज़ाम से आसान होता है। ऑल्दो स्टेप्स वही हैं कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दीजिए, मेन एग्ज़ाम दीजिए, फिर इंटरव्यू टेस्ट दीजिए, लेकिन उससे आसान इसलिए है क्योंकि उसमें आपसे जो सवालात किए जाते हैं वो जज के एग्ज़ाम के से आसान होते हैं। वहाँ पर क्योंकि APO जो है वो जाहिर है ज़्यादा सीट्स हैं APO के लिए, जजेस के लिए सीट्स कम हैं, तो कंपटीशन APO लेवल पर उतना नहीं है जितना जज के लेवल पर है।
दोनों जो बच्चे तैयारी करते हैं जजशिप की, वो APO का भी एग्ज़ाम देते हैं ताकि उनके पास एक सेकंड ऑप्शन रहे। लेकिन अगर आप जज की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए आप APO की भी तैयारी कर रहे हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि जब आप APO बनने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अगर बैकग्राउंड हुआ आपका कि आपने कभी कोई केस हकीकतन एज एन एडवोकेट लड़ा हो, तो आपके लिए उस एग्ज़ाम को ओवरव्यू करना ज़्यादा आसान होगा। जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था सुप्रीम कोर्ट की क्लर्कशिप का, तो इस क्लर्कशिप के एग्ज़ाम में भी वो लोग ऐसे सवालात नहीं पूछते हैं जिसमें आपको मगअप करने की ज़रूरत हो, कुछ ऐसा याद रखने की ज़रूरत हो। लेकिन अगर आपने इंटर्नशिप्स करी होंगी, पहले कहीं काम किया होगा, तो आपका वो लीगल एक्यूमेन अच्छा हो जाता है। तो उसका टेस्ट था एक तरीके से। APO वाले एग्ज़ाम में दोनों हैं, वो मेमोरी बेस्ड भी है, लीगल एक्यूमेन बेस्ड भी है। जजेस वाले में भी दोनों है। जजेस में सब्जेक्टिव वाला एक पार्ट जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको वाकतन जजमेंट लिखना पड़ता है। आपको ऐसे सवाल दिए जाते हैं जिसमें आपको एक जजमेंट देना है, जस्टिफाइबली सब कुछ लिख के देना है, तो इसीलिए वो थोड़ा टफ है और APO वाला उसके आगे आसान है। गुजारिश करूँगा कि आप सर आपको मेमेंटो से नवाज देंगे। मैम मैं नबिया मैम से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और सर आपको मेमेंटो से नवाजें। नबिया मैम, और लास्ट में जावेद साहब जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं। जावेद साहब इस प्रोग्राम को करने के लिए तकरीबन 15 दिन से मेहनत कर रहे थे। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जावेद साहब की जोरदार तालियां।